कार एक्सीडेंट के बाद मेरी लाइफ बस एक धागे पर टिकी हुई थी, लेकिन प्रेसिडेंट की वाइफ अपने व्हाइट मूनलाइट के साथ बाहर गई हुई थी और वो आधे महीने बाद हॉस्पिटल आती है, मुझे फिर से रेड करने की तैयारी में। उसे लगता है कि मैं पहले की तरह उससे बहुत बड़ा तमाशा करूंगा, जिस पर मैं बस हॉस्पिटल बेड पर बैठा उसे कंफ्यूज होकर देखता हूँ और पूछता हूँ, आप कौन है? यह सुनकर यान रियुक्स्यू का दिल अचानक घबरा जाता है। बिग सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, ठीक है? जिस पर यान रियुक्स्यू अपनी आईब्रोज सिकोड़ती है, मोबाइल फोन पकड़े उसका हाथ रुक जाता है और उसकी आवाज भी थोड़ी हिल जाती है। नहीं, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ, उसने कोई ट्रबल नहीं किया। जिस पर सामने से आवाज आती है, हॉट सर्च तो फट रहा है, मैंने आज ही बड़ी मुश्किल से उसे दबाया है। इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी ब्रदर इन लॉ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। यह सुनकर यान रोशवाई काफी देर तक चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ कह रहे हैं कि उन्हें एमनेशिया हो गया है, वो मुझे याद नहीं कर रहे। फोन के दूसरी तरफ यान रोशवांग भी सुनकर शॉक हो जाती है। सिस्टर, इस बार तुम सच में बहुत ज्यादा आगे निकल गई। और वैसे भी ब्रदर इन लॉ कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में थे, 80% चांस है कि उनके ब्रेन पर चोट लगी हो, लेकिन ये एमनेशिया फेक नहीं लग रहा, तुम्हें जल्दी से होंग होंग जाना चाहिए। जिस पर यान रियुक्स्यू पहली बार रियलाइज करती है कि हर बार पहले मैं ही उससे लड़ाई करता था, मैं ही हंगामा करता था, लेकिन अब जब मैं बिल्कुल शांत हूं तो वो खुद समझ नहीं पा रही कि क्या करे। यान रोशवांग भी बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है। आखिर ये उसकी अपनी सिस्टर ही है, जिस पर वो मजबूरी में उसे आइडिया देती है, चाहे ब्रदर इन लॉ कोई ट्रबल ना करे, फिर भी तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। सबसे जरूरी बात मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना है। करीब 20 मिनट बाद यान रोशु फोन रखती है और पास वाले वार्ड से बाहर निकलती है, जिसके बाद वो मेरे वार्ड के दरवाजे को लगातार देखती रहती है, काफी देर तक चुप खड़ी रहती है, फिर धीरे से डोर खोलकर अंदर आती है। वो जानती है कि मैं किस बात से नाराज हूँ, लेकिन उसके हिसाब से वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तुम कौन हो? जिस पर वो वहीं रुक जाती है। असल में मैं बिल्कुल सोया ही नहीं था। बगल वाले रूम से फोन की आवाज लगातार आ रही थी, जो मुझे इरिटेट कर रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से सब शांत होता है और तभी कोई मेरे वार्ड में अंदर आ जाता है, लेकिन इस बार वो वांग तेजू नहीं होती, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और ठंडी सी औरत होती है। उसकी आंखों में कोई वॉर्मथ नहीं होती और उसके पूरे शरीर से एक अजीब सी दूरी महसूस होती है। वो यान रियुक्स्यू थी। यान रोशु मुझे देखती रहती है, लेकिन मेरी आंखें उसके लिए बिल्कुल अजनबी थीं। यहाँ तक कि जब वो पहली बार मेरे घर आई थी, तब भी मैंने उसे कभी ऐसे नहीं देखा था। जिस पर उसके दिल में अचानक एक खालीपन सा फील होने लगता है। मुयुनचेंग, वो मेरे पास बैठती है और अपना पतला हाथ मेरे हाथ पर रखती है। मुयुनश्यू और मेरे बीच कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। जिस पर मैं अपनी आंखों में एक हल्की सी हंसी लेकर उसे देखता हूँ, तो ये मेरी प्लास्टिक वाइफ है। यान ग्रुप की प्रेसिडेंट, जो हॉट सर्च में छाई हुई है, सच में मर्दों को बहलाना अच्छे से जानती है। उसकी आंखें साफ तौर पर ठंडी थीं, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती अपने चेहरे पर थोड़ी सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करती है। शायद उसे लगता है कि मैं उसकी बात मान लूंगा। लेकिन कार एक्सीडेंट के बाद जब मैं उठा, तब वो कहीं दिखाई नहीं दी। ना उसका एक फोन आया, ना एक मैसेज। जबकि दूसरी तरफ उसके और मोयुनशु के हॉट सर्च हर जगह उड़ रहे थे। क्या उसे सच में लगता है कि हॉस्पिटल में पड़े पड़े मैं अंधा हो गया हूँ? वांग तेजू मेरे फोन को लेने की हिम्मत नहीं कर पाया था, जिस पर मैंने सब कुछ खुद देख लिया। बाहर अपने ब्रदर इन लॉ के साथ घूमने के बाद अब घर आकर अपने हस्बैंड को मनाने आई हो, सच में बहुत डिस्गस्टिंग है। मैं धीरे से अपना हाथ उसकी पकड़ से निकालता हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें बता दिया होगा कि मुझे एमनेशिया है। इतनी बड़ी बात तुमसे छुप नहीं सकती प्रेसिडेंट यान। जिस पर मैं सामने बैठी उस आइसबर्ग ब्यूटी को देखता हूँ और मेरे होंठों पर हल्की सी हंसी आ जाती है। तो अब एक्टिंग मत करो, वैसे भी मुझे ना तुम याद हो ना मुयुनशु, और ऑनेस्टली तुम्हारी इन छोटी छोटी गंदी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मुयुनचेंग, मैं नहीं। लेकिन यान रियुक्स्यू फिर से मेरा हाथ पकड़ लेती है और इस बार पहले से ज्यादा जोर से पकड़ती है। शुरू से आखिर तक मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ, मेरे और मुझसे युनश्यू के बीच। जिस पर मैं अचानक हंस देता हूँ। आखिर वो तुम्हारे दिल का व्हाइट मूनलाइट है, वही इंसान जिसे तुम सबसे ज्यादा छुपा कर रखती हो, है ना? यह सुनते ही उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। मुन्ना युनचेंग, बस बहुत हो गया। जिस पर मैं धीरे से उसका हाथ झटकता हूँ और साइड में हटने लगता हूँ, लेकिन अचानक यान रोशु मुझे घूरने लगती है। फिर एक हाथ से मेरी बैग पकड़ लेती है और दूसरा हाथ हॉस्पिटल बेड पर रखकर मुझे रोक देती है, और फिर बिना कुछ कहे वो मेरे करीब आने लगती है। लेकिन मैं उसे धीरे से धक्का देता हूँ और अगले ही पल उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता हूँ। यान रोशु हमेशा से ऊपर रही थी, उसके सामने कभी किसी ने ऊंची आवाज तक में बात नहीं की थी। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन अब सिर्फ एक किस की वजह से उसे मेरे हाथ से थप्पड़ पड़ गया। जिस पर वो मुझे ऐसे देखती है जैसे मेरी आत्मा के अंदर तक देख लेना चाहती हो। लेकिन मैं, जो हमेशा उसके सामने शांत और नरम रहता था, इस बार बिल्कुल नहीं डरता। मैं तो पॉकेट से एक टिश्यू निकालता हूँ और अपने होंठों को ऐसे साफ करने लगता हूँ जैसे उसने मुझे गंदा कर दिया हो। मेरा ये रिएक्शन देखकर उसके दिल में सीधा चोट लगती है। बाहर निकलो। मैं अपने होंठों से लिपस्टिक का निशान साफ करता हूँ, फिर ठंडी आवाज में दरवाजे की तरफ इशारा करता हूँ। जिस पर इस बार यान रोशु सच में घबरा जाती है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो वार्ड से बाहर कैसे निकलती है। उसे सिर्फ इतना याद रहता है कि मेरी आंखों के सामने वो एक पल भी रुक नहीं पाती, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर वो और रुकी तो मैं उससे और ज्यादा नफरत करने लगूंगा। यान रोशु के जाने के बाद मैं जितना इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही मेरा फैसला मजबूत होता जाता है। जिस पर मैं सीधा बेड से उठता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ और बहुत ध्यान से अपने दांत साफ करता हूँ। इसके बाद मैं वापस हॉस्पिटल बेड पर आकर बैठता हूँ, फोन निकालता हूँ और इंटरनेट पर यान रोशु के साथ अपनी 3 साल की शादी के बारे में सर्च करने लगता हूँ। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों से जो हॉट सर्च हर जगह छाया हुआ था,
वो भी पूरी तरह गायब किया जा चुका था। सब कुछ पूरी तरह गायब हो चुका था और मेरी आंखों में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। मेरे हाथ तेजी से चलते हैं, लेकिन तभी मुझे पता चलता है कि मोबाइल में वेबो दूसरे अकाउंट पर स्विच हो सकता है, जिस पर मैं बिना सोचे तुरंत उसे बदल देता हूँ। और फिर जो वीबो पोस्ट्स मेरे सामने आती जाती हैं वो मेरी आंखों में चुभती चली जाती हैं। आज यान रियुक्स्यू और मेरी शादी की दावत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे शादी करेगी, लेकिन शादी के बाद भी वो मो युनशु के बुलाने पर पूरे 1 महीने के लिए चली गई। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि उसने मुझसे शादी ही क्यों की। इसके बाद एक और पोस्ट सामने आती है। वो मुझे चेकअप के लिए ले गई थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, जिस पर मैंने साफ देखा कि वो राहत की सांस लेती है। लेकिन उसी पल मो युनशु की बात मेरे दिल को तोड़ देती है। उसने मुझसे शादी सिर्फ मेरे खून की वजह से की। फिर अगली पोस्ट आती है। आज मैं घर वापस आया और मो युनशु मुझे हंसते हुए पूछता है, क्या अभी तक तुम सच में यान रियुशु को हासिल नहीं कर पाए? जिस पर मुझे लगता है कि ये सब यान रोशु ने ही उसे बताया होगा, लेकिन फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। भले ही वो ज्यादा बात नहीं करती, उसका चेहरा हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन मेरे साथ वो ठीक रहती है। वो 20 साल से ब्लड बैग रही है और मेरे लिए सबसे अच्छी है, चाहे वो सिर्फ मेरे खून की वजह से ही क्यों ना हो। फिर अगली पोस्ट मेरी आंखों के सामने आती है। आज हमारी शादी की सालगिरह है। उसने मुझे किस किया और मेरा दिल जैसे बाहर आने वाला था, लेकिन अफसोस उसे फिर से मुझ युनशु ने बुला लिया। वो मुझे पहले से ज्यादा सूंघना पसंद करने लगी है, लेकिन फिर भी वो मुझे छूने नहीं देती। मुझे नहीं पता मैं कब तक इंतजार कर पाऊंगा। शायद वो मुझे थोड़ा सा पसंद करती है। मैं उसका रियल हस्बैंड बनना चाहता हूँ। इसके बाद अगली पोस्ट सामने आती है। आज हमारी शादी को 3 साल हो गए। शायद मैं बीमार हो चुका हूँ। जब भी उसका और मो युनशु का हॉट सर्च आता है या मो युनशु मुझे कोई फोटो भेजता है, मैं उससे बहुत बड़ा झगड़ा करने लगता हूँ और फिर वो आधी रात को घर वापस आती है। उस दिन मैं अचानक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। वो डर गई थी, जिस पर उसने मुझे बस कसकर पकड़ लिया और बार बार कहती रही, मो युनचेंग, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। जिस पर मुझे लगा कि शायद वो अभी भी मेरी परवाह करती है। लेकिन मेरा गुस्सा हर दिन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और शायद वो भी कभी नहीं सोचती कि मैं कैसा फील करता हूँ, क्योंकि हर बार वो मुझे बस गले लगा लेती है। लेकिन अब मुझे खुद से ही नफरत होने लगी है। मैं जानता हूँ कि मैं उसकी फीलिंग्स को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता हूँ। मेरी नजर आखिर में उस आखिरी वीबो पर जाकर रुकती है। वो पोस्ट थोड़ी सी सुसाइड जैसी लग रही थी। आधे महीने पहले मैंने सच में उस कार एक्सीडेंट के बारे में सोचा था। उस वक्त मेरा दिल जैसे रुकने वाला था। पूरा एक दिन मैं वेबो पर अपनी पुरानी जिंदगी जोड़ता रहता हूँ और तभी मुझे समझ आता है कि मैं सिर्फ एक कमजोर और बेकार हस्बैंड नहीं था, बल्कि मैं फैमिली का सबसे बड़ा बेटा भी था। और मो युनशु और मैं, हम दोनों ट्विन ब्रदर्स थे। मैं उससे सिर्फ 5 मिनट पहले पैदा हुआ था, लेकिन मो युनशु बचपन से ही कमजोर था। 1 साल की उम्र में ही उसे एप्लास्टिक ब्लड डिजीज हो गई थी और उसे लंबे समय तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी। और हम दोनों का ब्लड ग्रुप भी एक ही था, पांडा ब्लड। लेकिन मैं उससे ज्यादा हेल्दी था, जिस पर मैं मो युनशु का ब्लड बैग बन गया। मेरी माँ कॉन्कुबिन्सु ने मुझे और मोती युनशु को जन्म देने के बाद अपनी बॉडी पूरी तरह खराब कर ली थी और उसके बाद वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाई। इसलिए मेरे और मो युनशु के अलावा कोई छोटा भाई नहीं था। बस हमारी 3 बड़ी सिस्टर्स थीं। लेकिन क्योंकि मो युनशु बचपन से कमजोर था और घर में सबसे छोटा भी वही था, इसलिए उन तीनों सिस्टर्स की नजर में भी सिर्फ वही था, जिस पर मैं खुद पर हंस देता हूँ। इस फैमिली में मैं हमेशा एक्स्ट्रा था। मेरी सिर्फ एक ही वैल्यू थी, मो युनशु के लिए ब्लड बैग बने रहना। मैं वेबो बंद करता हूँ और फोन बुक खोलता हूँ, फिर एक एक करके सारे नाम ब्लॉक करना शुरू कर देता हूँ। आज से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। अब कोई भी मुझसे खून की एक बूंद भी नहीं ले पाएगा। एड्रेस बुक साफ करने के बाद मैं वीचैट भी डिलीट करना शुरू करता हूँ और सबसे पहले ऊपर पिंड मिसेज यान को डिलीट करता हूँ। जिसके बाद एक एक करके वो सारे लोग डिलीट होते जाते हैं जिन्हें मैं फैमिली कहता था। डिलीट करने से पहले मैं खास तौर पर उनकी चैट हिस्ट्री खोलकर देखता हूँ और वहां मुझे अपना पुराना वाला वर्जन दिखाई देता है। एक ऐसा इंसान जो बस हर किसी के पीछे घूमता रहता था, हर वक्त उनकी केयर करता था, जब बुलाओ तब पहुंच जाता था, उनके लिए भागता था और यहाँ तक कि उन्हें पैसे भी देता था, जिस पर मैं अपना हाथ उठाकर खुद को एक थप्पड़ मार देता हूँ। डिटेक्टिव मॉम सच कहती थी, लेकिन मेरे चेहरे पर पड़े उस थप्पड़ का दर्द भी मुझे महसूस नहीं होता। मैं बिल्कुल शांत होकर वीचैट साफ करता रहता हूँ और आखिर में सिर्फ एक नाम बचता है, जियांग मो, क्योंकि जियांग मो के साथ मेरी आखिरी चैट मुझे डांटने वाली थी। वो मुझे गुस्से में कह रहा था कि मैं प्यार में पागल हो चुका हूँ। एक औरत के लिए मैंने खुद को खो दिया है। उसने कहा था, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मेरे पास कोई दोस्त नहीं बचेगा और जब तक बहुत जरूरी ना हो वो मुझसे दोबारा कांटेक्ट नहीं करेगा। मैं फोन स्क्रीन को चुपचाप देखता हूँ और मेरे होंठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। लगता है मेरा पुराना वाला मैं पूरी तरह अकेला नहीं था। कम से कम उसके पास ऐसा एक दोस्त तो था जिस पर मैं बिना सोचे उसे सीधे वॉइस कॉल कर देता हूँ। जियांग मो ज्यादा देर नहीं लगाता और कॉल उठा लेता है, लेकिन उसकी आवाज में साफ इरिटेशन और गुस्सा होता है। इसके बाद मैं बहुत धीरे से बोलता हूँ, जियांग मो, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? जिस पर फोन के दूसरी तरफ जियांग मो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, मेरे सिर पर चोट लगी और मेरी मेमोरी चली गई। मैंने चैट हिस्ट्री देखी और मुझे लगा कि सिर्फ तुम ही मेरे साथ अच्छे थे। क्या तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारी मेमोरी चली गई? यह सुनते ही जियांग मो तुरंत फट पड़ता है। उसकी चिंता मुझे फोन के उस पार से भी महसूस होने लगती है। मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस भेजो, मैं अभी आता हूँ। जिस पर मैं कॉल काटता हूँ, उसे अपनी लोकेशन भेजता हूँ और फिर बेड पर टिक कर चुपचाप उसका इंतजार करने लगता हूँ। उधर यान ग्रुप में यान रुओशुआंग जल्दी जल्दी प्रेसिडेंट ऑफिस में घुसती है और जैसे ही वो अंदर आती है वो अपनी सिस्टर को खोया हुआ बैठा देखती है। क्या हुआ सिस्टर? ब्रदर इन लॉ ने तुम्हें मारा भी? कैसे उसने यान रुओशु के चेहरे पर हाथ उठा दिया। मेरा थप्पड़ बिल्कुल हल्का नहीं था, जिस पर जैसे ही यान रियुक्स्यू अपना चेहरा घुमाती है
यान रियूशुआंग ठंडी सांस लेती है। उसके गोरे चेहरे पर उंगलियों का साफ निशान बना हुआ था। एक नजर में पता चल रहा था कि उसे जोर से मारा गया है, जिस पर यान रोशु अपना माथा दबाती है और मेरी वो ठंडी अजनबी आंखें याद करते ही उसके दिल में फिर से दर्द उठने लगता है। वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। जिस पर यान रोशुआंग तुरंत बोल पड़ती है, तो क्या ब्रदर इन लॉ सच में एमनेशिया भूल गए हैं? वरना वो आपको कभी नहीं मारते। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर यान रोशु के लाल होंठों पर जाती है, जिस पर वो धीरे से बोलती है, सिस्टर, आपने कहीं ब्रदर इन लॉ को जबरदस्ती किस करने की कोशिश तो नहीं की? क्योंकि वो अपनी सिस्टर को अच्छे से जानती थी। यान रोशु इतनी आसानी से एमनेशिया पर भरोसा नहीं करती, इसलिए शायद उसने ये तरीका मुझे टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था। एमनेशिया शायद टेम्परेरी हो, डॉक्टर ने क्या कहा है? जिस पर यान रोशु की आईब्रोज थोड़ी ढीली पड़ती हैं और वो धीरे से बोलती है, डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे रिकवर हो सकता है। तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। कॉल वांग स्पेशल असिस्टेंट की थी, जिस पर यान रोशुआंग तुरंत फोन उठाती है। क्या हुआ? लेकिन सामने से वांग स्पेशल असिस्टेंट बहुत बेबस आवाज में बोलता है, मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा। यह सुनते ही यान रियुक्स्यू कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है, फिर तुरंत बोलती है, मैं अभी आती हूँ। जिस पर यान रोशुआंग भी सुनते ही तुरंत उसके पीछे हो लेती है, मैं भी चलती हूँ। असल में पहले उसके पेरेंट्स भी हॉस्पिटल आना चाहते थे, लेकिन यान रियुक्स्यू ने उन्हें रोक दिया था। करीब आधे घंटे बाद यान रियुक्स्यू और यान रियुशुआंग हॉस्पिटल की उस खास फ्लोर पर पहुंचती हैं, और जैसे ही दोनों मेरे वार्ड के बाहर पहुंचती हैं, अंदर से जियांग मो की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, उन्होंने तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों नहीं होने दिया? क्या वो तुम्हें पूरी जिंदगी इसी वार्ड में बंद रखना चाहते हैं? यह सुनते ही यान रियुक्स्यू का चेहरा ठंडा पड़ जाता है, जिस पर वो दरवाजा खोलकर अंदर आती है और ला सब सरानाता आते हैं और ठंडी आवाज में बोलती है, क्योंकि मो युनचेंग की बॉडी अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है, इसलिए वो अभी डिस्चार्ज नहीं हो सकता। जिस पर जियांग मो पलटकर उसे देखता है। यान रियुक्स्यू का चेहरा हमेशा की तरह बर्फ जैसा ठंडा था। एक पल के लिए जियांग मो के दिल में डर आता है, लेकिन अगले ही पल वो फिर सीधा खड़ा हो जाता है। मैंने डॉक्टर से पूछा है, डॉक्टर ने कहा है कि मो युनचेंग बिल्कुल ठीक है, नहीं तो क्या मैं उसे डिस्चार्ज करवाने की बात करता? जिस पर यान रोशु हल्का सा भौं सिकोड़ती है। उसे जियांग मो कभी पसंद नहीं था। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोलती है, मो युनचेंग को एमनेशिया हो गया है, तुम्हें पता नहीं है? वो एक हाथ पॉकेट में डालकर खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर शांति दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी छुपी हुई थी। जिस पर मैं चुपचाप उसे देखता हूँ। जियांग मो को मेरे हॉस्पिटल में होने का पता कैसे चला? जरूर मैंने ही उसे बताया होगा, लेकिन अगर मुझे सच में एमनेशिया है तो फिर मैं जियांग मो को कैसे याद रखता हूँ? जिस पर जियांग मो वहीं खड़े खड़े हंस देता है, और ये देखकर यान रियुक्स्यू के होंठ नीचे झुक जाते हैं। उसकी काली आंखों में ठंडापन उतर आता है, लेकिन जियांग मो बिल्कुल नहीं डरता। उल्टा वो उसे देखकर हंसता है। क्या ये अच्छा नहीं है? मो युनचेंग आखिरकार वो सारी बुरी बातें भूल सकता है। तुम्हारे जैसी स्कमबैग अब उसे दोबारा हर्ट नहीं कर पाएगी। जियांग मो, यह सुनते ही यान रोशुआंग तुरंत गुस्से में बोल पड़ती है, मेरी सिस्टर को स्कमबैग कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यान रोशुआंग हमेशा अपनी सिस्टर को सबसे ज्यादा मानती थी। वो कैसे देख सकती थी कि कोई उसके सामने उसकी सिस्टर को ऐसे बोले? जिस पर उसका चेहरा तुरंत गुस्से से भर जाता है। अगर कोई और होता तो वो अभी तक उसके दांत तोड़ चुकी होती। क्यों? क्या तुम्हारी सिस्टर कोई भगवान है? उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जिस पर जियांग मो भी बिना डरे बोलता है, मुझे याद है जब उनकी शादी हुई थी तब मैं यान सिस्टर्स को कितना पसंद करता था, लेकिन अब देखो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एकदम स्कमबैग। यह सुनकर यान रोशुआंग का चेहरा नीला पड़ जाता है, लेकिन क्योंकि बात मेरे बारे में थी इसलिए वो कुछ कह नहीं पाती। सच तो ये था कि पूरी फैमिली जानती थी कि यान रोक्सवे मेरे लिए कितनी अच्छी थी, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाया कि उसका और मू फैमिली के दूसरे यंग मास्टर मू युनश्यू का रिश्ता आखिर था क्या। यान रोशुआंग ने भी अपनी सिस्टर से कई बार पूछा था, लेकिन हर बार यान रियुक्स्यू बस यही कहती थी, तुम इसमें मत पड़ो। और धीरे धीरे यान रोशुआंग ने भी सोचना छोड़ दिया। उसे लगा शायद मू युनश्यू बस उसका ब्लू फेस है, लेकिन चाहे जो हो उसकी सिस्टर कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने चीटिंग नहीं की। जिस पर यान रोशु की आवाज भारी हो जाती है। उसके अंदर गुस्सा भी था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी सीरियसनेस भी। मो युनचेंग, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, मेरे और मो युनश्यू के बीच कुछ नहीं है। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया और ना ही मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, लेकिन मैं बस उसे देखता रहता हूँ। मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे वो किसी और की कहानी सुना रही हो। लेकिन बगल में खड़ी यान रोशुआंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर को पहली बार एक साथ इतने सारे शब्द बोलते हुए सुना था। तुमने चीटिंग नहीं की? जिस पर जियांग मो ठंडी हंसी हंसता है। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सारे हॉट सर्च एक एक करके सबके सामने खोल दूं? पिछले करीब एक साल से जियांग मो ने मुझसे बात करना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुझ पर और यान रियुक्स्यू पर नजर रखती रही। इसलिए यान रियुक्स्यू और मो युनश्यू जब जब हॉट सर्च में आए, जियांग मो सब जानती थी। बेशक शायद तुम झूठ नहीं बोल रही, शायद सच में तुम्हारा उसके साथ फिजिकल रिलेशन ना रहा हो, लेकिन तुम पागल जरूर हो। जिस पर जियांग मो फिर से हंसता है। मैं पहली बार उसके सामने तब रोया था जब हमारी शादी को 6 महीने हुए थे, और उसी दिन उसे मेरे और यान रियुक्स्यू के बारे में सब पता चला था। उस वक्त से लेकर अब तक यान रोशु की नजर कभी मेरे चेहरे से नहीं हटती, लेकिन मेरे इस ठंडे और बेपरवाह चेहरे ने उसे पहली बार सच में डरा दिया था। कौन ऐसा होता है जो शादी की रात अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने चला जाता है? कौन अपनी शादी की सालगिरह पर अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने ब्रदर इन लॉ के साथ हॉस्पिटल में रहता है? और कौन तीसरी एनिवर्सरी पर अपने हस्बैंड को अकेला छोड़कर अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बाहर चला जाता है? मो युनचेंग का ये कार एक्सीडेंट भी
आखिर तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से। जियांग मो अब लगभग अपना कंट्रोल खोने वाला था, जिस पर यान र्यूक्स्यू की नजर लगातार मुझ पर टिकी रहती है, लेकिन इस बार वो एक शब्द भी नहीं बोलती और अगले ही पल पूरा वार्ड बिल्कुल चुप हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। जिस पर यान रोशवांग इधर उधर देखने लगती है। उसके दिल में भी घबराहट होने लगती है। अब उसे भी यकीन हो जाता है कि मुझे सच में एमेनिया हो गया है, क्योंकि पिछले 3 साल में उसने मुझे कभी इतना ठंडा और अजनबी नहीं देखा था। सिस्टर, वो एक्चुअली। जिस पर यान रोशवांग जल्दी से कुछ बोलकर इस अजीब सी चुप्पी को तोड़ना चाहती है, लेकिन मैं उसे बीच में ही रोक देता हूँ। मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है। मेरी आवाज साफ थी। मैं अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता था। जिस पर यान रोशु की उंगलियां धीरे से कस जाती हैं। कुछ सेकंड बाद वो अपना हाथ ढीला छोड़ देती है और धीरे से बोलती है, ठीक है, तो मैं डॉक्टर से तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाती हूँ। अगर सब ठीक हुआ तो तुम डिस्चार्ज हो सकते हो। लेकिन मैं उसे ठंडी नजर से देखता हूँ। अब कोई भी मुझसे खून की एक बूंद भी नहीं लेगा। मेरी आवाज में कोई हेजिटेशन नहीं था। मैं साफ अपना फैसला बता देता हूँ। अगर किसी ने जबरदस्ती मेरा ब्लड लेना चाहा तो उसे मेरी लाश से लेना पड़ेगा। मेरी ये बात सुनते ही यान रोशु का चेहरा थोड़ा बदल जाता है। वो जानती थी कि मुझे ब्लड निकलवाना सबसे ज्यादा नफरत थी, लेकिन पिछले 3 सालों से हर 6 महीने में वो मुझे बहला फुसलाकर ब्लड टेस्ट के लिए ले जाती थी, और हर बार ब्लड निकलवाने के बाद वो मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाती थी, अपना काम छोड़कर कुछ दिन मेरे साथ रहती थी, और मैं हमेशा उसकी हर बात मान लेता था। लेकिन इस कार एक्सीडेंट और एमनेशिया के बाद जैसे मैं पूरी तरह बदल गया था। जिस पर यान रोशु कुछ भी समझ नहीं पाती। एमनेशिया में यादें जाती हैं, लेकिन क्या किसी का पूरा स्वभाव भी इतना बदल सकता है? मैं ब्रदर इन लॉ की बात मानती हूँ। जिस पर यान रोशवांग जल्दी से बोलती है। वो हॉस्पिटल में दोनों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। वैसे भी उसने कभी मुझे और यान र्यूक्स्यू को लड़ते नहीं देखा था। आखिर में यान र्यूक्स्यू मेरी तरफ देखकर धीरे से बोलती है, ठीक है, तुम्हारे लिए। और फिर वो आखिरकार मान जाती है। मैं अभी डिस्चार्ज के पेपर्स करवा देती हूँ। यह सुनते ही जियांग मो की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि यान रोशु सच में मेरी बात मान गई। जिस पर वो मन ही मन सोचता है, मोयुनचेंग, अगर अब भी तुम नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभलोगे। 3 साल की बिना प्यार वाली शादी क्या काफी नहीं थी ये समझने के लिए कि ये औरत अंदर से कितनी खराब है? उसकी सारी नरमी, उसका सारा प्यार, सब सिर्फ दिखावा था। लेकिन जब तक यान र्यूक्सुए पलटकर वार्ड से बाहर जाती है, मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता। अब मैं उसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। जिस पर जियांग मो आखिरकार चैन की सांस लेता है। बहुत बढ़िया, अब जाकर तुम सच में खड़े हुए हो मोयुनचेंग। आदमी को ऐसा ही होना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी औरतें उसे दबाकर रखती हैं। लेकिन यान रोशु अभी बाहर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज करने गई ही थी कि अगले ही पल वार्ड में 3 और लोग आ जाते हैं। मेरी बड़ी सिस्टर मो युनकिंग और मेरे पेरेंट्स। जैसे ही जियांग मो उन्हें देखता है, वो तुरंत ताना मारता है, वाह, आज कैसी हवा चल रही है। इतने रेयर लोग एक साथ यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम लोग फिर से यहाँ कोई तमाशा करने आए हो? जियांग मो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मो युनकिंग उसे ठंडी नजर से देखती है। इस साल मो युनकिंग 28 साल की थी। डैड को स्ट्रोक आने के बाद उसने मो फैमिली की कंपनी संभाल ली थी। हालांकि बचपन से ही उसे हेयर की तरह तैयार किया गया था और उसमें काबिलियत भी थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। कंपनी संभालने के बाद उसने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए, सब में नुकसान हुआ। अगर यान फैमिली का सहारा ना होता तो शेयर होल्डर्स उसे बहुत बहुत पहले बाहर निकाल चुके होते। जिस पर जियांग मो हाथ बांधकर हंसता है, जब बाकी सब यहाँ आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तुम्हारी मो फैमिली में मो युनचेंग को छोड़कर कोई भी अच्छा नहीं है। मुशु बेवकूफ है, पास्टर का दिमाग खराब है, बड़ी सिस्टर मो युनकिंग भी बेकार है, दूसरी सिस्टर मो युनशुई पागल है, तीसरी सिस्टर मो युन और उसका टेस्ट वाला बेवकूफ कुत्ता है, और जहां तक मो युनशु की बात है, वो तो पूरा का पूरा ग्रीन टी लिटिल व्हाइट फेस है। ये लोग कौन है? जिस पर मैं कंफ्यूज होकर उन्हें देखता हूँ। हालांकि मैं समझ चुका था कि ये मेरे फैमिली वाले हैं, लेकिन जियांग मो मेरी मेमोरी लॉस का फायदा उठाकर और भी ज्यादा बातें करने लगता है। मो युनचेंग, ये तुम्हारी फैमिली है। पिछले 3 सालों से ये रोज तुमसे पैसे लेते रहे हैं, और जब भी मौका मिलता है तुम्हें यान फैमिली से वापस बुलाकर अपने घर ले जाते हैं। फिर तुमसे चाय बनवाते हैं, पानी मंगवाते हैं, खाना बनवाते हैं, बर्तन धुलवाते हैं। ये लोग पूरे के पूरे वैम्पायर हैं। जिस पर मैं बहुत सीरियस होकर पूछता हूँ, तो क्या वो फैमिली बहुत गरीब है? मेरे सवाल पर जियांग मो एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि पहले वो मुझे अपने अंकल के वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम करने और पैसे कमाने के लिए ले जाता था, और तब उसे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि पहली बार जब उसने मेरे पेरेंट्स और मेरी 3 सिस्टर्स को देखा, वो सब महंगे कपड़े पहने हुए थे, और वो लोग मो युनशु को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने आए थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया था, लेकिन मो युनशु ने वहां थोड़ा रोना धोना किया, जिस पर पूरी फैमिली मुझे ही डांटने लगी कि मैं उन्हें शर्मिंदा कर रहा हूँ। और मुझे याद है, उस दिन मैंने सीधे मो युनशु के सिर पर काला ऑयल डाल दिया था। बाद में सुना मो युनशु को लोगों ने मारा और वो हॉस्पिटल पहुंच गया, जिस पर मैं इतना खुश हुआ था कि मैंने एक्स्ट्रा खाना खाया था। जब मो फैमिली ओल्ड मास्टर के हाथ में थी, तब वो सच में एक बड़ी फैमिली थी। भले ही अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन फिर भी पूरी तरह गरीब नहीं थी। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अब तुम्हारी शादी रोशु से हो चुकी है, तुम्हारी आइडेंटिटी अलग है, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। जिस पर अचानक मेरी माँ कॉन्कुबिनसु नाराज होकर बोल पड़ती है। वो जियांग मो पर गुस्सा नहीं निकाल सकती थी, इसलिए हमेशा की तरह सीधा मुझ पर निकालती है, और जियांग मो बस साइड में खड़ा दांत भींच कर रह जाता है।
वो उसकी तरफ बिना किसी इमोशन के देखता है और बिल्कुल ठंडी आवाज में कहता है, मुझे याद नहीं है। जिसे सुनकर सु कॉन्कुबिन एक पल के लिए वहीं रुक जाती है और फिर उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठता है। वो तेज आवाज में कहती है, तुम्हारा एक ऐसा एटीट्यूड है, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात करते हो। जिस पर तभी वार्ड का डोर खुलता है और डिस्चार्ज प्रोसेस पूरा करके यान रोशु अंदर आती है। वो सामने का माहौल देखते ही हल्का सा फ्राउन करती है और फिर एक कदम आगे बढ़कर मुझे अपने पीछे प्रोटेक्ट कर लेती है, जिस पर सुफाई के चेहरे पर तुरंत स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से कहती है, रोशु यूनशु अभी फोन पर भी तुम्हें याद कर रही थी। यह कहते हुए वो यान रियुक्स्यू से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यान रियुक्स्यू बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ाकर जियांग मो को अपनी तरफ खींच लेती है और उसे अपने सामने खड़ा कर देती है, जिससे सुफाई वहीं रुक जाती है। जिस पर यान रोशुआंग मेरे जीजा का चेहरा देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और बीच में हवा में रुके सु कॉन्कुबिन के हाथ को पोलिटली शेक करके छोड़ देती है। आखिर वो भी यान फैमिली की यंग लेडी होती है। इसके बाद मो युनकिंग खुद को रोक नहीं पाती और ताना मारते हुए कहती है, मिस्टर यान, आपने जियांग मो जैसे आदमी को अपने पास कैसे रख लिया। जिस पर यान रियुक्स्यू उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखती है और बिना किसी इमोशन के कहती है, मेरा हस्बैंड जिससे चाहेगा उससे मिलेगा। यह सुनकर जियांग मो के दिल को जैसे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन मैं धीरे से उसकी रिस्ट पकड़ लेता हूँ। फिर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, जियांग मो, ऐसे लोगों के साथ अपनी जुबान वेस्ट मत करो जो उसके लायक ही नहीं है। जिस पर जियांग मो पहले तो सोचती है कि मैं फिर से किसी सेलिब्रिटी की तरह ड्रामेटिक बात करने वाला हूँ, लेकिन मेरी बात सुनते ही वो अचानक हंस पड़ती है। उसे लगने लगता है कि मेमोरी लॉस के बाद मैं पहले से कहीं ज्यादा अच्छा हो गया हूँ। यहाँ तक कि वो दिल ही दिल में चाहती है कि मुझे कभी कुछ याद ही ना आए। इसके बाद ताकि ये वैम्पायरस मुझे दोबारा अपने जाल में न फंसा पाए, मैं जियांग मो को थोड़ा शांत करता हूँ। फिर मैं सामने खड़े मो फैमिली की तरफ देखता हूँ, जो यान रियुक्स्यू की वजह से गुस्से में होने के बाद भी कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। फिर मैं धीरे लेकिन साफ आवाज में कहता हूँ, मैं इतने सालों से मो युनशु से बंधा हुआ था, लेकिन अब ये रिश्ता खत्म करने का टाइम आ गया है और जहां तक जन्म देने वाली बात है उसका हिसाब मेरी वाइफ पहले ही पैसे देकर चुका चुकी है। आगे से हम सब अपने अपने रास्ते चलते हैं और दोबारा कभी हमसे कांटेक्ट मत करना। जिसे सुनकर सु कॉन्कुबिन वहीं खड़े खड़े रोने लगती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, ठीक है, अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं, इसलिए तुम अपनी ही माँ से रिश्ता तोड़ना चाहते हो। मैंने तुम्हें 10 महीने पेट में रखा था। तुम्हें और मुका से यूनशु को जन्म देने के बाद मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन पाई। मुशुरेन ने तो 5 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन मैं फिर भी एक और बच्चा चाहती थी। यह सुनते ही कि वो अब कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, जियांग मो खुद को रोक नहीं पाती और अचानक जोर से हंस देती है। हालांकि मुझे अपने और जियांग मो के बीच की पुरानी बातें याद नहीं होती हैं और अभी तक मुझे डिटेल में कुछ जानने का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन मैं साफ फील करता हूँ कि जियांग मो बिना कुछ सोचे हमेशा मेरी साइड लेती है। जिस पर सु कॉन्कुबिन आखिरकार अपना गुस्सा नहीं रोक पाती और तेज कदमों से जियांग मो की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मैं बिना सोचे जियांग मो को अपने पीछे प्रोटेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने इसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकवाऊंगा। आखिर अब मैं यान रोशु का लीगल हस्बैंड होता हूँ। भले ही वो एक स्कमबैग हो, लेकिन कम से कम वो मुझे पैसा, सपोर्ट और फेस देती है। जिस पर यान रोशु का चेहरा भी इंस्टेंटली ठंडा पड़ जाता है। उसके पूरे बॉडी से ऐसा प्रेशर निकलता है जैसे रूम का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर गया हो। फिर वो काली आंखों से मुझू फैमिली की तरफ देखती है और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहती है, सब लोग यहाँ से निकल जाओ। उसकी आवाज बिल्कुल वही होती है जो वो हमेशा मो फैमिली से बात करते वक्त इस्तेमाल करती है। वार्ड में मौजूद हर पर्सन समझ जाता है कि वो साफ तौर पर मो फैमिली को बाहर निकाल रही है। जिस पर सु कॉन्कुबिन के चेहरे की मजबूर स्माइल भी टूटने लगती है, लेकिन वो यान रियुक्स्यू के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती और फिर उसे ये भी फील होने लगता है कि आज मुझ में कुछ अलग है। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि किसी और दिन यान रुओशु का फायदा उठाकर मुझसे दोबारा बात करेंगे। आखिर इस बार कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए उन्हें यान रुओशु की मदद चाहिए होती है, नहीं तो पूरा मू फैमिली बैंकरप्ट तक हो सकता है। इसके बाद सुफाई और मू यांगक्वान जबरदस्ती चेहरे पर स्माइल लाते हैं। फिर सुफाई कहती है, युनचेंग अभी हॉस्पिटल में है, हम लोग तुम्हें रेस्ट करने देते हैं, किसी और दिन फिर मिलने आएंगे। मू यांगक्वान और मू युनकिंग भी समझ जाते हैं कि जब तक यान रूहिवे यहाँ है तब तक आज वो कुछ नहीं कर सकते, जिस पर वो लोग मजबूरी में अपना मुंह बंद रखते हैं। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के उन तीनों की जाती हुई पीठ को देखता रहता हूँ और फिर आखिरी बार उन्हें वार्निंग देता हूँ, मू युनशु और मैं यहाँ तक पहुंच चुके हैं और तुम्हारे पूरे मूथ फैमिली का सच भी अब मेरे सामने साफ है। आगे से दोबारा मुझे प्रोवोके मत करना, नहीं तो मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब बाहर निकाल दूंगा और उस दिन तुम्हारे मू फैमिली की इज्जत और नाम दोनों खत्म हो जाएंगे। जिसे सुनकर सुफाई और मू यांगक्वान तुरंत पीछे मुड़ते हैं, उनकी आंखें शौक से फैल जाती हैं। वहीं मू युनकिंग भी मुझे हैरानी से देखने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मैं उसे और अपने पेरेंट्स को थ्रेटन करने की हिम्मत कर सकता हूँ। जिस पर मू यांगक्वान का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। वो ऐसा दिखता है जैसे उसे वहीं हार्ट अटैक आने वाला हो। लेकिन जब वो तीनों यान रियुक्स्यू के ठंडे चेहरे को देखते हैं तो आखिर में डरकर जल्दी जल्दी वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जियांग मो इस पूरी बात को लेकर और भी कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो मुझे ऐसे देखने लगती है जैसे उसके सामने अचानक कोई नया इंसान खड़ा हो गया हो। फिर वो पूछती है, मू युनचेंग, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हैंडल है जिससे वो लोग ऐसे डर गए जैसे उन्होंने कोई घोस्ट देख लिया हो। जिस पर मैं आंखें घुमाते हुए धीरे से कहता हूँ, कुछ खास नहीं, बस पिछले 3 सालों में उन्होंने मुझसे जो पैसे लिए हैं उन्हीं के ट्रांसफर रिकॉर्ड्स हैं। और फिर मैं मन ही मन एक लंबी सांस
सांस लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जियांग मो को मेरे और मो यूनश्यू के ब्लड रिलेशन के बारे में पता चले। उसका टेम्पर बहुत ज्यादा फायरी होता है। अगर उसे ये सब पता चल गया तो वो पूरा आसमान सिर पर उठा देगी, और मैं किसी भी हालत में ऐसा नहीं चाहता था। यान रोशो के साथ मेरे बस 3 साल जुड़े हुए थे, और मैंने अपनी इस प्लास्टिक वाइफ से एक दिन भी प्यार नहीं किया था। लेकिन ममा फैमिली पिछले 20 सालों से मेरी लाइफ में उलझी हुई थी। यह सोचकर मैं अपने दिल को शांत करता हूँ और फिर कहता हूँ चलो। इसके बाद मैं पहले ही क्विल्ट हटाता हूँ, नीटली बेड से उतरता हूँ और अपने शूज पहन लेता हूँ, जिस पर यान रोशो धीरे से मेरा नाम लेती है, मुयुनचेंग। लेकिन जब से वो वार्ड में आई थी, मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था, जिसे देखकर उसके दिल में ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने नाइफ से काट दिया हो। जिस पर जियांग मो भी सिर खुजलाता है, फिर जल्दी से अपना बैग उठाता है और मेरे पीछे पीछे निकल जाता है। वहीं यान रोशुआंग भी समझ जाती है कि मामला अब काफी बड़ा हो चुका है, जिस पर वो बेचैन होकर कहती है सिस्टर, आप पहले ब्रदर इन लॉ को वापस लेकर जाओ, मैं अभी मॉम डैड को कॉल करती हूँ। इसके बाद यान रोशु धीरे से खड़ी होती है, उसका बॉडी हल्का सा स्टिफ हो जाता है और फिर वो मुड़कर वार्ड से बाहर चली जाती है। फिर मैं रोल्स रॉयस में बिल्कुल सीधा बैठा होता हूँ और पूरे रास्ते बस यही सोचता रहता हूँ कि घर पहुंचकर यान रोशु से डिवोर्स कैसे लेना है। कार के अंदर पूरा सन्नाटा होता है, ड्राइवर भी कुछ नहीं बोलता और एटमॉस्फेयर इतना हैवी होता है कि कोई ठीक से सांस तक नहीं ले पाता। हॉस्पिटल से विला तक का आधा घंटा मुझे पूरे एक सेंचुरी जैसा लगता है, और जब आखिरकार ड्राइवर हमें वहां छोड़ता है तो वो खुद भी ट्री के पास खड़ा होकर राहत की सांस लेता है। उसे भी लगता है कि आज प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा स्केरी लग रही थी। जैसे ही मैं एंट्रेंस पर खड़ा होता हूँ, पीछे से यान रोक्सवे आराम से कहती है, तुम्हें इस जगह की कोई याद नहीं आ रही? ये हमारा वेडिंग रूम है और इसे तुमने खुद डिजाइन किया था। यह कहते हुए वो धीरे से अपना हाथ मेरी कमर पर रखती है, जिसे फील करते ही मेरे पूरे बॉडी में गूस बम्प्स आ जाते हैं, जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ मुझे याद नहीं है। फिर मैं तुरंत नीचे झुककर शूज बदलने लगता हूँ और उसी बहाने उसकी बाहों से दूर हो जाता हूँ, जिस पर यान रोशु वहीं फ्रीज हो जाती है। वो कुछ सेकंड तक अपने खाली हाथों को देखती रहती है और फिर चुपचाप अपने शूज बदलने लगती है। इसके बाद मैं बिना उसकी तरफ देखे सीधे ऊपर चला जाता हूँ और कहता हूँ स्टडी में चलो, बात करनी है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज यान रोशु से सब साफ साफ कह दूंगा। चाहे ये शादी आसानी से खत्म ना हो, लेकिन वो एक बड़े नाम वाली इंसान है। अपनी रेपुटेशन और यान फैमिली की इमेज के लिए वो मेरी कंडीशंस को मना नहीं कर पाएगी। जिस पर यान रोशु चुपचाप मेरे पीछे स्टडी तक आती है। फिर हम दोनों स्टडी के सोफा पर आमने सामने बैठते हैं, जिस पर वो धीरे से पूछती है कुछ जूस लोगे? उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट होती है जैसे उसमें से पानी टपक रहा हो, लेकिन मैं बिना इमोशन के कहता हूँ नहीं। और फिर मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, यान रोशु हमें डिवोर्स लेना है। जिसे सुनते ही उसकी गोद में रखे हाथ अचानक कस जाते हैं। वो मेरी तरफ देखती रहती है, लेकिन कुछ देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। फिर मैं कहता हूँ तुम और यूनश्यू ऐसे कब तक चलते रहोगे? ये सब अब खत्म होना चाहिए। मैं बस इतना ही बोलता हूँ और अगले ही सेकंड वो अचानक मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती है। वो घबराई हुई आवाज में कहती है, मुयुनचेंग, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मेरा यूनश्यू से कोई रिलेशन नहीं है। उसकी डिप्रेशन, उसका सुसाइड करने का इमेजिनेशन, ये सब मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। उसकी आवाज हेल्पलेसनेस से भरी हुई होती है, जिस पर मैं उसकी बाहों में दबा हुआ कहता हूँ, यान रोशु पहले मुझे छोड़ो, मेरी रिब्स टूटने वाली हैं। लेकिन वो मुझे छोड़ती नहीं है। जब तक मैं जोर से नहीं कहता कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, तब तक वो मुझे वैसे ही पकड़े रहती है। जिस पर वो थोड़ा ढीला छोड़ती है, लेकिन फिर भी मुझे पकड़े रहती है। फिर वो धीरे से पूछती है, तो तुमने डिवोर्स का आइडिया छोड़ दिया है, राइट? जिस पर मैं कुछ बोल पाऊं उससे पहले ही वो और जोर से मुझे पकड़ लेती है और कहती है, जब तक मैं जिंदा हूं डिवोर्स कभी नहीं होगा। मैं पहले से जानता था कि वो कभी मानने वाली नहीं है। चाहे अमीर लोगों की शादी सिर्फ दिखावा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए फेस और रेपुटेशन लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस पर मैं कहता हूँ, ठीक है, अगर तुम मेरी 3 कंडीशंस मान लो और एग्रीमेंट साइन कर दो तो मैं अभी के लिए डिवोर्स की बात नहीं करूंगा। फिर मैं उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो फिर भी अपना सिर मेरे चेस्ट में छुपा लेती है और धीरे से कहती है, बोलो। मैं कहता हूँ, पहली बात, आगे से तुम मेरा ब्लड नहीं लोगी और ना ही किसी और को लेने दोगी। जिस पर वो बिना एक सेकंड सोचे तुरंत मान जाती है। फिर मैं कहता हूँ, दूसरी बात, अब मेरा और मो फैमिली का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। आगे से तुम अगर उनकी मदद भी करोगी तो मो युनश्यू के नाम पर मुझे बीच में मत लाना। इस बार भी वो तुरंत हाँ कर देती है। फिर मैं तीसरी बात कहता हूँ, मैं बाहर जाकर काम करना चाहता हूँ। मैं अब मिस्टर यान की आइडेंटिटी में बंध कर नहीं रहना चाहता। मुझे पूरी फ्रीडम चाहिए। जिसे सुनकर यान रोशु का पूरा बॉडी एकदम रुक जाता है। फिर वो मुझे देखकर कहती है, तुम बाहर जाकर काम करना चाहते हो? मुयुनचेंग, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पूरी लाइफ रख सकती हूँ। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मैं उसे बीच में रोक देता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारे पैसे पर पलकर किसी वेस्ट की तरह नहीं जीना चाहता। जिस इंसान का सब कुछ किसी और के हाथ में होता है वो कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता। वो फैमिली लालची है और तुमने हमेशा पैसे से मुझे दबाने की कोशिश की है। फिर मैं उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, अगर तुम मेरी तीनों कंडीशंस मानती हो तो एग्रीमेंट तैयार करो और ध्यान रहे वो फेयर होना चाहिए। जिस पर यान रोशु मुझे कुछ देर तक चुपचाप देखती रहती है। फिर अचानक वो सिर झुकाकर मेरी खुशबू फील करने लगती है और फिर धीरे से कहती है, क्या एग्रीमेंट में एक और कंडीशन ऐड करूं कि तुम मुझे टच नहीं करने दोगे? जिस पर मैं तुरंत स्ट्रेट फेस बनाकर उसे अपने से दूर कर देता हूं। तब जाकर उसे याद आता है कि मुझे एमनेशिया है और अब मैं उसे अपने पास आने भी नहीं देना चाहता। जिस पर वो धीमी आवाज में कहती है, हम हस्बैंड वाइफ, मैं तुम्हें हक भी नहीं कर सकती? मैं उसकी तरफ देखकर हल्का सा हंसता हूँ और कहता हूँ, हस्बैंड वाइफ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? इसके बाद मैं बस इतना कहता हूँ, एग्रीमेंट तैयार करो, फिर मुझे साइन करने के लिए देना। और फिर मैं बिना पीछे देखे स्टडी से बाहर निकल जाता हूँ। जिस पर यान रोशु वहीं बैठी रहती है। वो एग्रीमेंट और लॉयर के बारे में सोचने लगती है, लेकिन
जब वो थोड़ी देर बाद रूम में वापस आती है तो देखती है कि मैंने डोर अंदर से लॉक कर दिया है, जिस पर वो कुछ सेकंड तक बस डोर नॉब को देखती रहती है और शायद पहली बार उसे समझ आता है कि अब मैं पहले वाला मुकास टेरी यूनचेंग नहीं रहा। यान रोशु को खुद पर ही गुस्सा आने लगता है कि उसने पहले इतना स्ट्रॉन्ग डोर आखिर क्यों लगवाया था। फिर आखिर में वो दांत भींच कर डिसाइड करती है कि वो बगल वाले बेडरूम की विंडो से अंदर आएगी। उधर मैं उसे इग्नोर करके सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बिना उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। फिर मैं चुपचाप शॉवर लेता हूँ, बाल सुखाता हूँ और क्लोजेट के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। सामने पूरा कैबिनेट महंगे कपड़ों से भरा हुआ होता है, जिसे देखकर मुझे फील होता है कि मटेरियल चीजों के मामले में यान रोक्सुए सच में काफी जनरस है। मु फैमिली जैसे वैम्पायर से तो वो फिर भी बेहतर है। कम से कम वो पहले शुगर देती है और बाद में खून लेती है। लेकिन मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब मैं दोबारा उसके हाथों मैनिपुलेट नहीं होऊंगा। जिस पर मैं उसके सारे कपड़े निकालकर एक बड़े सूटकेस में भर देता हूँ और उसे दरवाजे तक धकेल देता हूँ। फिर मैं डोर खोलता हूँ, सूटकेस को बाहर फेंक देता हूँ और दोबारा दरवाजा लॉक कर देता हूँ। ये सब करने के बाद मुझे थोड़ा सुकून फील होता है। फिर मैं बेड पर लेट जाता हूँ और सोने की कोशिश करने लगता हूँ। तभी जब मेरी आंख लगने ही वाली होती है, तभी अचानक बालकनी की तरफ से आवाज आती है, जिस पर मैं तुरंत उठकर बैठ जाता हूँ और सावधानी से बालकनी की तरफ देखने लगता हूँ। साथ ही मेरा हाथ अपने आप लैंप की तरफ चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो शैडो बेड के पास आती है, मुझे तुरंत उसका जाना पहचाना परफ्यूम फील हो जाता है। फिर यान रोशु आराम से कहती है, तुम अभी तक सोए नहीं? यह कहते हुए वो खुद ही क्विल्ट उठाती है और सीधे बेड में आकर लेट जाती है, जिस पर मैं उसे घूरते हुए कहता हूँ, तुम अंदर कैसे आई? मेरे दिल में उसी वक्त गुस्सा भर जाता है, क्योंकि साफ था कि मैंने पहले उसे बहुत ज्यादा सिर चढ़ा दिया था। पहले वाला मैं कभी रूम लॉक नहीं करता था, मैं हमेशा उसकी वेट करता था और वो आते ही खुद उसे हक करके सो जाता था। जिस पर यान रोशु फिर से मुझे हक करने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन मैं तुरंत उसका हाथ झटक देता हूँ। फिर मैं चिढ़कर कहता हूँ, लगता है एग्रीमेंट में चौथी कंडीशन भी ऐड करनी पड़ेगी, जिसे सुनते ही उसे तुरंत समझ आ जाता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर वो धीरे से कहती है, मैं हर रात तुम्हें हक करके ही सोती हूँ, अचानक ऐसे मुझे नींद नहीं आती। जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ, जब तुम यूनशु को हक करती थी तब तो तुम्हें नींद आ जाती थी ना? वेडिंग नाइट पर भी तुम उसी के पास भागी थी। फिर यान रोशु तुरंत कहती है, मैंने कभी किसी और को हक नहीं किया, मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ तुम्हें हक किया है। लेकिन मैं उसकी तरफ देखकर ठंडे अंदाज में कहता हूँ, मुझे छोड़ो, अभी मैं तुमसे बहुत इरिटेट हूँ। जिस पर वो अचानक और जोर से मेरा हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं कसम खा सकती हूँ, पहले तुम हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब तुम्हें कुछ याद नहीं है मयूनचेंग। मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगी। यह सुनकर मैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ। मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि वो अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए आखिर क्या दिखाएगी। लेकिन अगले ही पल वो अपना फोन निकालती है और उसमें कुछ वीडियोस और सर्विलांस फुटेज खोल देती है। उन सब में बस यही दिख रहा होता है कि वो मुझे हक करके सो रही है या फिर हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जिस पर मैं हैरान होकर कहता हूँ, तुमने बेडरूम में कैमरा लगवा रखा था? यह सुनते ही मेरा स्कैल्प सुन्न पड़ जाता है। फिर मैं गुस्से में कहता हूँ, तुम प्राइवेट रूम में भी सर्विलांस लगाती हो? क्या तुम पागल हो? जिस पर यान रोशु जल्दी से समझाने लगती है, ये तुमने ही कहा था, तुमने ही मुझे लगाने के लिए बोला था और तुमने ही एग्री किया था, और ये फुटेज सिर्फ मेरे फोन में दिखती है। लेकिन मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, जरूर मैंने नहीं, तुमने मुझे फोर्स किया होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि पहले वाला मैं इतना बेवकूफ था। जिस पर वो तुरंत सिर हिलाकर कहती है, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, तुम खुद मुझे बहुत पसंद करते थे। मैं तुम्हें किस करती थी तो तुम हर बात मान जाते थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल परेशान हो चुका था। जिस पर मैं कहता हूँ, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं चला जाता हूँ। फिर मैं बेड से उतरने लगता हूँ, लेकिन वो तुरंत मुझे पकड़ लेती है। फिर वो कहती है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमें साथ में सोना चाहिए, अलग अलग रूम में सोने से रिलेशनशिप खराब होता है। जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ, फेक कपल किस रिलेशनशिप की बात करते हैं? लेकिन मैं अंदर ही अंदर जानता था कि अभी उससे पूरी तरह लड़ना सही नहीं होगा। आखिर अभी मैं कमजोर था और उसने अभी अभी प्रॉमिस किया था कि वो मेरा ब्लड नहीं लेगी। इसलिए मैं मौका देखकर कहता हूँ, अगर तुम्हें यहीं सोना है तो चुपचाप एक तरफ लेटो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। फिर मैं उसे इरिटेट होकर हल्का सा धक्का देता हूँ, जिस पर यान रियुक्स्यू तुरंत मेरी बात मान जाती है और मुझे पकड़कर चुपचाप लेट जाती है। रूम में तुरंत अंधेरा हो जाता है, लेकिन वो मुझे इतनी जोर से पकड़े रहती है कि मुझे फील होने लगता है कि मैंने बहुत कम कपड़े पहने हुए हैं। जिस पर मैं तुरंत बहाना बनाता हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। यह सुनकर वो शक भरी नजरों से मुझे देखती है। उसे लगता है कि शायद मैं भागने वाला हूँ, लेकिन आखिर में वो मुझे छोड़ देती है। जिस पर मैं तुरंत क्लोजेट की तरफ भागता हूँ और वहां से एक फुल स्लीव्स वाला पजामा निकाल लेता हूँ। फिर मैं खुद को सिर से लेकर पैर तक ढक लेता हूँ और दोबारा बेड पर जाकर लेट जाता हूँ। जिस पर यान रोशु जैसे ही मुझे देखती है और नोटिस करती है कि मैंने लॉन्ग स्लीव्स वाला पजामा पहन लिया है, उसका चेहरा उसी वक्त डार्क हो जाता है। उसकी आंखें भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी वो मुझे अपनी बाहों में पकड़कर सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुलती है, सबसे पहले मुझे यान रोशु का चेहरा दिखाई देता है। सोते वक्त उसके चेहरे पर हमेशा वाली कोल्डनेस नहीं होती, वो काफी शांत और सॉफ्ट लग रही होती है। जिस पर मैं खुद को रोक नहीं पाता और उसके गाल को हल्का सा पिंच कर देता हूँ, जिससे वो हल्का सा भौहें सिकोड़ती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। फिर वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर देखती है और धीरे से कहती है, मुयुनचेंग। जिस पर मैं कपड़े पहनते हुए कहता हूँ, आज मैं बाहर जा रहा हूँ, आए हूँ। जैसे ही मैं उसकी बाहों से निकलता हूँ, उसके दिल में भी एक खालीपन सा फील होता है। फिर वो बेड पर बैठ जाती है और अपने बिखरे हुए बाल ठीक करती है। इसके बाद वो पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ। क्या एन ग्रुप बंद हो गया है जो उसकी प्रेसिडेंट के पास कोई काम नहीं है? यह सुनकर वो हेल्पलेस होकर कहती है, तुम ही मेरा काम हो। लेकिन मैं उसकी बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। फिर मैं ठंडी आवाज में उसे याद दिलाता हूँ, एग्रीमेंट की तीसरी कंडीशन मत भूलना, मुझे पूरी फ्रीडम चाहिए, रूल्स मत तोड़ना। इसके बाद मैं बेड
से उतरता हूँ और कपड़े ढूंढने के लिए क्लोजेट खोलता हूँ, जिस पर यान रोशु भी उठकर क्लोजेट की तरफ देखती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर देखती है उसे पता चलता है कि उसके सारे कपड़े गायब हैं। फिर वो हैरानी से कहती है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं? जिस पर वो मुड़कर मेरी तरफ देखती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होता। मैं बस नीचे डोर की तरफ इशारा करके कहता हूँ, सब बाहर वाले बड़े सूटकेस में है। जिसे सुनकर वो हेल्पलेस होकर एक लंबी सांस लेती है और फिर चुपचाप बाहर जाकर सूटकेस से अपने कपड़े एक एक करके वापस क्लोजेट में टांगने लगती है, जिस पर मैं मन ही मन भौहें चढ़ाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसे कमरे से बाहर तक नहीं रख पा रहा और इसके कपड़े बाहर फेंकने से क्या ही होने वाला है। इसके बाद मैं जल्दी से अपने कपड़े बदलता हूँ, डोर जोर से बंद करता हूँ और सीधे नीचे चला जाता हूँ। फिर मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि मुझे जियांग रियल एस्टेट छोड़ दे। घर से निकलने से पहले मैं जियांग मो को मैसेज कर चुका होता हूँ। वो अकाउंटिंग पढ़ा हुआ होता है और अभी अपने अंकल की रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है। मैं कहीं और जाना ही नहीं चाहता था। आखिर मिस्टर यान के नाम से जहां भी जाओ लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे रेस आए, जैसे कोई एंसेस्टर आ गया हो। इसलिए जब जियांग मो ने मुझे अपनी कंपनी आने को कहा तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। उधर यान रियुक्स्यू जब नीचे आकर अपने कपड़े वापस रखती है तब तक मैं काफी देर पहले निकल चुका होता हूँ। फिर वो टेबल पर रखा अनचेड ब्रेकफास्ट देखती है और मेड को बुलाकर पूछती है, क्या सर ने ब्रेकफास्ट नहीं किया? जिस पर मेड का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। फिर वो धीरे से कहती है, सॉरी मैडम, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सर ने बस एक बार मुझे देखा और मैं इतनी डर गई कि फिर कुछ बोल ही नहीं पाई। यह सुनकर यान रियुक्स्यू को और हेडेक होने लगता है। मैं न सिर्फ उसे अवॉइड कर रहा था बल्कि अब बाहर जाकर खुद पैसे भी कमाना चाहता था, जिस पर उसे लगता है कि उसका सिर फटने वाला है। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजती है और स्क्रीन पर मिसेज यान लिखा आता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से मिसेज यान की रोती हुई आवाज आती है, मेरे दामाद को क्या हो गया? जैसे ही सुना कि युनचेंग का एक्सीडेंट हुआ और उसे एमनेशिया हो गया, मेरा दिल बैठ गया। फिर वो गुस्से में कहती है, तुमने युनचेंग को फिर दुखी किया ना? क्या तुम उस मो यूनिशु से दूर नहीं रह सकती? जिस पर यान रियुक्स्यू फोन कसकर पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, मॉम, युनचेंग ठीक हो जाएगा, उसे सब याद आ जाएगा। लेकिन मिसेज यान फिर भी शांत नहीं होती। फिर वो कहती है, रोशु, क्या तुम्हें और युनचेंग को अब बच्चा नहीं कर लेना चाहिए? यान फैमिली पर कितने लोगों की नजर है, तुम्हें पता भी है। फिर वो खुद ही झुंझलाकर कहती है, छोड़ो, तुमसे क्या बात करना, तुम तो बस बर्फ की तरह ठंडी हो। मैं और तुम्हारे डैड अभी अभी प्लेन से उतरे हैं और सीधे युनचेंग से मिलने आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मिसेज यान को पता चलता है कि मैं बाहर काम करने गया हूँ, वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो कहती है, तुम सच में पागल हो गई हो, रहने दो, मैं खुद युनचेंग को कॉल करती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका फोन फिर यान रोशु के पास वापस आता है, जिस पर वो गुस्से में कहती है, मैं युनचेंग को फोन क्यों नहीं लगा पा रही? यह सुनकर यान रोशु का दिल धक से रह जाता है। फिर वो तुरंत मुझे कॉल करती है, लेकिन फोन पर बिजी आता है, जिस पर वो तुरंत वीचैट खोलती है, लेकिन वहां एक बड़ा लाल एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है। तभी उसे पता चलता है कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। अपनी लाइफ में पहली बार ब्लॉक हुई प्रेसिडेंट यान बस चुपचाप एक लंबी सांस लेती है। उसे अभी तक ये नहीं पता होता कि मैंने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे फैमिली को ब्लॉक कर दिया है। उधर मैं तब तक कार से उतर चुका होता हूँ और जियांग रियल एस्टेट के बाहर जियांग मो से मिल रहा होता हूँ। जियांग मो छेबापियों थोड़ी दूर खड़े उन ब्लैक सूट और सनग्लासेस वाले बॉडीगार्ड्स को देखकर धीरे से मेरे पास आता है और पूछता है, हे मो युनचेंग, ये वही लेजेंडरी रिच लोगों वाले बॉडीगार्ड्स हैं क्या? जिस पर मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर हल्का सा सिर हिलाता हूँ। जियांग मो अपने दिल की जलन दबाकर हंसने की कोशिश करता है और कहता है, पहले तो तुम इतने बड़े गेट के अंदर रहते थे कि मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड्स देखने का चांस ही नहीं मिला, लेकिन अब देखो, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे टीवी सीरीज में दिखाते हैं। सच में रियलिटी टीवी से भी ज्यादा क्रेजी होती है। जिस पर मैं बस हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर जियांग मो कहता है, चलो, मैंने अंकल को पहले ही बता दिया है। जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम आने वाले हो, वो बहुत खुश हो गए। जिस पर मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ और उसके पीछे पीछे एलिवेटर में चला जाता हूँ। उधर वो बॉडीगार्ड जो सिर्फ यान रियुक्स्यू के कांटेक्ट में होता है चुपचाप अपना फोन निकालता है। फिर वो उसे मैसेज भेजता है, सर का मूड काफी अच्छा लग रहा है। जिसे पढ़कर यान रोशु का मूड और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो मन ही मन सोचती है, इतना खुश है क्या इसलिए क्योंकि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? और सिर्फ मुझे ही नहीं, उसने मेरे मॉम डैड को भी ब्लॉक कर दिया था। जिसे सोचकर उसे पहली बार फील होता है कि अब मैं सच में रिबेलियस हो गया हूँ। मैंने सीधे पूरे यान फैमिली को ही ब्लॉक कर दिया था। उधर मिसेज यान जैसे ही ये सुनती है, वो तुरंत दूसरा नंबर लेकर मुझे कॉल करती है, लेकिन मैं वो भी नहीं उठाता। जिस पर मिसेज यान वहीं गुस्से में कहती है, नहीं, अब हमें खुद युनचेंग के पास जाना पड़ेगा। पता नहीं किसी ने उसे बहका दिया है या क्या, वो हमें ही छोड़ रहा है। वहीं मिस्टर यान भी बेचैन हो जाते हैं। आखिर इतने सालों बाद उन्हें इतना परफेक्ट दामाद मिला था। जिस पर मिसेज यान तुरंत बटर झांग को फोन करती है और कहती है, जल्दी पता करो युनचेंग अभी कहाँ है। कुछ ही देर में बटलर बॉडीगार्ड से बात करके पता कर लेता है कि मैं जियांग मो के साथ जियांग रियल एस्टेट में हूँ। यह सुनते ही मिस्टर और मिसेज यान बिना कुछ सोचे सीधे कार में बैठ जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि जियांग रियल एस्टेट चलो। जिस पर पूरा यान फैमिली एक साथ जियांग रियल एस्टेट पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। ये खबर पूरे अपर क्लास सर्कल में आग की तरह फैल जाती है। सारे बड़े बिजनेसमैन के फोन्स लगातार बजने लगते हैं। उधर मैं आराम से जियांग रियल एस्टेट में बैठा टी पी रहा होता हूँ, और वो भी सबसे एक्सपेंसिव द होंग पाओ। हालांकि मुझे याद नहीं कि पहले मुझे ये पसंद थी या नहीं, लेकिन अब मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं पोलाइट रहता हूँ और अपने चेहरे पर कुछ भी शो नहीं करता हूँ। आखिरकार जियांग मो के अंकल जियांग मिन, जो कि जियांग रियल एस्टेट के जनरल मैनेजर होते हैं, जॉब के लिए मुझसे मिलने आए होते हैं। जिस
जिस पर उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है और उनकी नर्वसनेस तो आंखों से ही नजर आ रही होती है, जिस पर मैं उन्हें पॉलिटली मना कर देता हूँ। फिर मैं आराम से टी कप नीचे रखता हूँ और उन्हें ध्यान से देखते हुए कहता हूँ, मैं सेल्स पर्सन बनना चाहता हूँ। यह सुनते ही जियांग मिंग पूरी तरह शॉक हो जाता है, जिस पर वह मेरी तरफ देखकर कहता है, क्या? क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि मैं सेल्स पर्सन बनना चाहता हूँ, तब उसके चेहरे पर पूरा डिसबिलीफ नजर आ रहा होता है। आखिर मैं प्रेसिडेंट का हस्बैंड हूँ। जिस पर जियांग मिनिंग जल्दी से संभलता है और एक के बाद एक बोलना शुरू कर देता है, मिस्टर मू, मैं आपके ऊपर हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन हमारी कंपनी के हाउसेस बेच पाना इतना आसान नहीं होता है। यह सुनते ही बगल में खड़ी जियांग मो अचानक आगे आती है और हंसने लगती है, जिस पर वह कहती है, अंकल तो रियल एस्टेट में हमेशा लॉस ही करते रहते हैं। आखिर जब आपको इसकी समझ नहीं है तो इसमें आने की जरूरत क्या थी? अपने कपड़े बेचते, वही ज्यादा बेटर नहीं था? यह सुनकर जियांग मिंग का चेहरा काला पड़ जाता है और वह गुस्सा करने ही वाला होता है। तभी सेक्रेटरी भागते हुए अंदर आती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, मिस्टर यान और मिसेज यान आ गए हैं। यह सुनते ही जियांग मिनंग एकदम डर जाता है। फिर वह जल्दी से बाहर की तरफ भागता है और मिस्टर यान के पास पहुंचकर एक्साइटमेंट में उनका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर वह कहता है, आप जैसे बड़े आदमी का हमारी कंपनी में आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस पर मिस्टर यान सिर्फ हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुना है कि युनचेंग मिस्टर जियांग की कंपनी में काम करने आया है, इसलिए हम भी उसे देखने चले आए। यह सुनकर जियांग मिन और ज्यादा नर्वस हो जाता है। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या बोले, जिस पर वह बस बार बार सिर हिलाता रहता है और कहता है, मिस्टर मू अंदर हैं, अंदर ही हैं। जिस पर मिस्टर यान सिर हिलाते हैं और बिना कुछ बोले अंदर की तरफ चल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं ऑफिस में बिल्कुल शांत बैठा रहता हूँ। मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता है और मिस्टर यान और मिसेज यान के आने से भी मेरे दिल में कोई हलचल नहीं होती है। फिर अचानक ऑफिस का दरवाजा खुलता है, जिस पर मिसेज यान मुझे देखते ही तेजी से मेरी तरफ आती हैं और बिना कुछ कहे मुझे कसकर गले लगा लेती हैं। मैं अभी उनका चेहरा ठीक से देख भी नहीं पाता हूँ कि तभी मुझे एक एक्साइटेड आवाज सुनाई देती है, युनचेंग। यह देखकर जियांग मो भी शॉक हो जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है कि मिसेज यान मेरे साथ इतना क्लोज बिहेव करेंगी। जिस पर बगल में खड़े मिस्टर यान हल्का सा खांसते हैं, जैसे उन्हें याद दिला रहे हों कि थोड़ा कंट्रोल रखो वरना मैं डर जाऊंगा। जिस पर मिसेज यान मुझे छोड़ देती हैं, लेकिन फिर भी मेरा हाथ कसकर पकड़े रहती हैं। फिर वह प्यार भरे चेहरे से पूछती हैं, युनचेंग, तुम कुछ दिन और घर पर क्यों नहीं रुके? इतनी जल्दी काम पर आने की क्या जरूरत थी? मैं सीधे जवाब नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता हूँ, जबकि मेरे दिमाग में बहुत तेजी से बातें चल रही होती हैं। मुझे समझ आता है कि अन रियुक्स्यू के पेरेंट्स इतने जल्दी सिर्फ मुझे देखने के लिए यहाँ चले आए हैं। जिस पर मैं बस हल्की सी स्माइल देता हूँ और कहता हूँ, आप दोनों को इतनी परेशानी हुई इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत क्लियर होता हूँ। मुझे पता होता है कि ये लोग मेरे साथ इतना अच्छा सिर्फ इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि मैं यान रोशु का हस्बैंड हूँ। जिस दिन डिवोर्स हो जाएगा उस दिन मेरी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। ये सुनते ही मिसेज यान जल्दी से बोल पड़ती हैं, नहीं नहीं युनचेंग कभी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिस पर वह तुरंत लेंग बटलर की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं, हम प्राइवेट जेट से आए हैं, हमने रात में अच्छे से रेस्ट भी किया था, लेकिन उनके दिल में घबराहट बनी रहती है। उनकी आंखों में आंसू तक आने लगते हैं, जैसे वह सोच रही हो कि आखिर किसकी वजह से इतना अच्छा सन इन लॉ अपनी याददाश्त खो बैठा। जिस पर लेंग बटलर बार बार झुककर माफी मांगता है और कहता है, सॉरी ओल्ड मैडम सर, मुझसे गलती हो गई, मैंने ज्यादा बोल दिया। इसके बाद मिसेज यान अचानक मुस्कुराने लगती हैं। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहती हैं, युनचेंग, तुम कौन सा काम करना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मदर भी तुम्हारे साथ चलेगी। यह सुनकर जियांग मिनंग की आंखें लगभग बाहर आने लगती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि मिसेज यान भी उसकी कंपनी में हाउस बेचने आने वाली हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मिस्टर यान भी तुरंत बोल पड़ते हैं, अगर युनचेंग को यह कंपनी पसंद है तो मैं इसे अभी खरीद कर उसे खिलौने की तरह गिफ्ट कर सकता हूँ। यह सुनते ही जियांग मिंग वहीं पर पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी बड़ी किस्मत अचानक उसके सिर पर गिर सकती है। वहीं मैं हल्का सा नीचे देखता हूँ। मेरे दिल में थोड़ी हेल्पलेसनेस होती है, लेकिन साथ ही मुझे उनकी सिंसियरिटी भी फील होती है। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, थैंक यू मॉम डैड, लेकिन मैंने पहले ही अंकल से कह दिया है, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में जाकर हाउस बेचना चाहता हूँ। यह सुनकर यान फैमिली के दोनों एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हालांकि उन्हें हैरानी होती है, लेकिन फिर भी वे ज्यादा इंसाइट नहीं करते हैं। जिस पर मिस्टर यान मेरी तरफ मुड़कर कहते हैं, शिंगयुन सिटी के नीचे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उन सबका ध्यान रख लूंगा। यह सुनते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई शॉक में पड़ जाता है, यहाँ तक कि मैं भी कुछ देर के लिए स्पीलेस हो जाता हूँ। फिर काफी देर बाद मैं धीरे से कहता हूँ, हम फैमिली हैं, अगर आप इस तरह पैसा खर्च करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं काम करने बाहर आया हूँ ताकि मैं पैसे कमा सकूं, दूसरे लोगों के पैसे कमाऊं, आपके नहीं। यह सुनते ही मिस्टर यान अचानक अपना माथा पकड़ लेते हैं और कहते हैं, सही कहा, मेरा पैसा भी तो तुम्हारा ही पैसा है, देखो मैं कितना बड़ा फूल हूँ। लेकिन वह ये कहते जरूर हैं, जिस पर उनकी आंखों से साफ पता चल रहा होता है कि उनके दिमाग में अभी भी कोई दूसरा प्लान चल रहा है। इसके बाद मिस्टर यान तुरंत मुझे और दोनों एल्डर्स को डिनर के लिए इनवाइट कर देते हैं, जिस पर मैं भी मना नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मिस्टर यान की आइडेंटिटी का यूज करके जियांग फैमिली को कुछ फायदा पहुंचा दूं और साथ ही अपने लिए भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बचा लूं, ताकि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो मैं यहाँ से अपने दम पर जा सकूं। इसके बाद हम एक हाई एंड रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और बैठ जाते हैं, जिस पर मिस्टर यान हाथ उठाकर एक के बाद एक कई फेमस डिशेज ऑर्डर करने लगते हैं। वहीं वेटर बगल में खड़ा सब कुछ नोट करता रहता है और ऑर्डर पूरा होने के बाद मिस्टर यान मेरी तरफ मीनिंगफुली देखते हैं। फिर वह बटलर को रुऑक्सुए को
कॉल करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि उससे कहो वह किसी के हाथ एक बॉटल फ्रेश। जिसके बाद आधे घंटे से भी कम समय में यान रोशु दरवाजे पर दिखाई देती है। वह ब्लैक बिजनेस सूट पहने होती है, उसके होंठ हल्के से ब्लर्ड लग रहे होते हैं और उसके पूरे शरीर से एक अजनबी जैसी कोल्ड फीलिंग आ रही होती है। फिर वह सीधे मेरी तरफ आती है और अपना साफ खूबसूरत हाथ आगे बढ़ाकर मेरे सामने फ्रेश मिल्क की एक बोतल रख देती है। यान रोशु खुद मिल्क लेकर आई है, यह देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ। आखिर सेकंड एल्डर के सामने मैं उसे एम्बैरस नहीं कर सकता था, जिस पर मैं जियांगमो की तरफ देखता हूँ और उसे साइड में सीट खिसकाने का इशारा करता हूँ। 12 लोगों की टेबल पर सिर्फ 8 लोग बैठे होते हैं, इसलिए सीट खाली थी। लेकिन मेरी लेफ्ट साइड में मिस्टर यान बैठे होते हैं और राइट साइड में जियांगमो। अब जब यान र्यूक्स्यू आ गई है तो जियांगमो को ही जगह बदलनी पड़ती है। जियांगमो यान र्यूक्स्यू को पसंद नहीं करती है, लेकिन उसे सेकंड एल्डर के लिए काफी रिस्पेक्ट फील होती है। आखिर वे सच में मेरे लिए कंसर्न रखते हैं, जिस पर वह बिना कुछ बोले उठती है और चेयर साइड में खिसका देती है। फिर यान रोशु धीरे से थैंक्स कहती है, जिस पर मिस्टर यान अचानक खुश हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, युनचेंग, यह फ्रेश मिल्क खास तुम्हारे लिए मंगवाया गया है। ये सुनते ही मैं पूरी तरह शॉक हो जाता हूँ। जिस पर मिस्टर यान आगे कहते हैं, मैंने ही रोशु से कहा था कि वह तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आए। फिर वह बताते हैं, 3 साल पहले रोशु ने कहा था कि तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं है और डॉक्टर ने भी कहा था कि तुम्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इसलिए उसने यूके से एक गाय मंगवाई थी। फिर हर दिन उसका फ्रेश मिल्क निकाला जाता है, प्रोसेस होता है और विला भेजा जाता है। यह सुनकर मेरा जबड़ा तक शौक से खुला रह जाता है और बगल में बैठी जियांगमो भी हैरान रह जाती है। फिर वह हल्की सी हंसती है और कहती है, यान रोशु छोटी छोटी चीजों में काफी ध्यान देती है, लेकिन एक ऐसी औरत जो किसी एक इंसान के लिए लॉयल नहीं है, उसके केयर करने का क्या फायदा। इससे इंसान और ज्यादा कोल्ड हो जाता है, खासकर जब वह मो युनश्यू के साथ इन्वॉल्व्ड हो। यह सुनकर जियांग मिन भी खुद को रोक नहीं पाता और कहता है, मिस यान सच में अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा चाहती है। लेकिन जैसे ही वह यह कहता है, जियांग मो टेबल के नीचे से अपने अंकल को जोर से पैर मार देती है, जिस पर मुझे मिसेज यान की बात याद आती है। तब से ही मुझे शक होने लगता है कि शायद यान र्यूक्स्यू मेरा बॉडी कंडीशन कर रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं मो युनश्यू के लिए एक परफेक्ट ब्लड सोर्स बन सकूं। और शायद उसने मुझसे शादी भी इसलिए की थी क्योंकि वह जानती थी कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। यह सोचते ही मेरे पूरे शरीर में ठंड सी फील होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यान र्यूक्स्यू पहले ही ग्लव्स पहन चुकी होती है। फिर वह सिर झुकाकर खाना केयरफुली सर्व करने लगती है। हर चीज को वह साफ सुथरे तरीके से हैंडल करती है और सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा होता है, जिस पर मैं चुपचाप सेकंड एल्डर की तरफ देखता हूँ। लेकिन मिस्टर यान तो पलक तक नहीं झपकाते हैं और मिसेज यान मुस्कुराकर सिर हिलाती रहती हैं, जैसे उन्हें यान र्यूक्स्यू का यह बिहेवियर बहुत पसंद आ रहा हो। ये फादर इन लॉ और मदर इन लॉ सच में बहुत इरिटेटिंग लग रहे होते हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि क्या इन्हें पता नहीं है कि यान रोशु ने मुझसे शादी सिर्फ मेरे ब्लड के लिए की थी। जिस पर मैं आंखें छोटी करता हूँ और तय करता हूँ कि मुझे इन्हें टेस्ट करना होगा। उसी समय विदेश में छुट्टियां मना रही मो युनश्यू को एक वीडियो कॉल मिलता है। जैसे ही वह कॉल रिसीव करती है, वह गुस्से से भर जाती है और कहती है, दीदी क्या तुम श्योर हो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। फोन के दूसरी तरफ मो युनश्यू का चेहरा इतना डार्क लग रहा होता है जैसे उस पर पानी टपक रहा हो, जिस पर सामने से जवाब आता है, ये बिल्कुल सच है। मेमोरी लॉस के बाद मो युनश्यू ने हम सबको ब्लॉक कर दिया है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने उसे वीचैट पर मैसेज भेजा, लेकिन उसने मुझे भी ब्लॉक कर दिया। फिर मॉम, डैड और बाकी फैमिली ने ट्राई किया, लेकिन उसने पूरी फैमिली को ही ब्लॉक कर दिया। यह सुनकर मो युनश्यू का चेहरा और ज्यादा खराब हो जाता है। 3 साल हो गए थे, लेकिन वह अब तक यान रोशु को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई थी। पहले मो फैमिली ने जो बातें छुपाई थी वह बाहर नहीं आई थी, लेकिन अब मेरी मेमोरी लॉस होने के बाद मैं उनसे रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। और यह कोई एक्टिंग नहीं थी। मो युनश्यू को हॉस्पिटल में मेरी ठंडी आंखें याद आ जाती हैं, जिस पर वह घबराई हुई आवाज में पूछती है, उसने सच में यान रूह्यू और यान रूशुआंग के सामने कहा कि वह मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहता है। सामने से जवाब आता है, हाँ, उसने साफ कहा कि अब से तुम्हारा और उसका कोई रिलेशन नहीं है। यह सुनते ही मो युनश्यू का दिल गले तक आ जाता है। फिर वह जल्दी से पूछती है, और ब्लड वाली बात, उसने उसके बारे में कुछ कहा। जिस पर सामने से जवाब आता है, पुप नहीं। यह सुनकर मो युनश्यू थोड़ी राहत की सांस लेती है। जब तक ब्लड वाली बात बाहर नहीं आती तब तक उसके पास सब संभालने का मौका था। फिर वह तुरंत कहती है, दीदी मैं अभी फ्लाइट बुक करती हूँ और चाइना वापस आती हूँ। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक कैलकुलेशन वाली स्माइल आ जाती है, क्योंकि वह मेरे टेम्पर को अच्छे से जानती है। जिस पर वह मन ही मन सोचती है, मुझे खुद जाकर देखना होगा कि उसे सच में मेमोरी लॉस हुआ है या वह सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मो युनकिंग को अभी तक यह समझ नहीं आता कि मामला कितना सीरियस है। पूरा मियामू फैमिली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा होता है और इस प्रॉब्लम की वजह वही लड़की होती है जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद जैसे ही यान र्यूक्स्यू मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में लेकर जाती है, मुझे वहां बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है। जिस पर वह तुरंत टिश्यू निकालती है और मेरे चेहरे का पसीना बहुत कंसर्न के साथ साफ करने लगती है। लेकिन मैं टिश्यू लेकर कहता हूँ, मैं खुद कर लूंगा। फिर मैं जल्दी जल्दी अपने चेहरे का पसीना पोंछता हूँ। यह देखकर जियांग मिंग तुरंत घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं अगले 2 दिन में एसी लगवाने वाला था, मैं अभी अरेंज करता हूँ। जिस पर यान रोशु उसे ठंडी नजरों से देखती है और बिना किसी डाउट के कहती है, कंपनी के हर डिपार्टमेंट में ऐसी होना चाहिए।
जियांग मिनिंग ऑकवर्ड होकर अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछता है। फिर वह जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और सेक्रेटरी को सीधे ऑर्डर देता है, 1 लाख अर्जेंट, अभी के अभी एसी लगवाओ। जिस पर मेरे बगल में खड़ी जियांग मो धीरे से मेरी तरफ खिसकती है और कहती है, मुयुनचेंग, यह यान रूह्यू तुम्हारे लिए इतनी अच्छी क्यों है? जिस पर मैं उसे घूर कर देखता हूँ और कहता हूँ, तुम्हें इससे क्या? जियांग मो तुरंत सिर हिलाती है और कहती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे बस लगता है कि तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे शायद उसे लगा हो कि तुम्हारे दिल में कोई और है, इसलिए वह तुम्हें खुद के पास नहीं आने देती। यह सुनकर मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसता हूँ। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसके बाद यान र्यूक्स्यू अचानक कहती है, मुयुनचेंग कल फिर आएगा। यह कहकर वह जियांग मिंग को वहीं छोड़ देती है और बिना मुझे रिएक्ट करने का मौका दिए मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। जिस पर जियांग मिनिंग जल्दी से कहता है, ठीक है मिस्टर यान, आप आराम से जाइए। वहीं पीछे खड़ी जियांग मो चुपचाप यान र्यूक्स्यू की तरफ देखती रहती है और मन ही मन सोचती है, यह औरत तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मुझ युनचेंग को जरा सी भी तकलीफ हो। अगले ही पल यान रोशु मुझे बिना कुछ बोले एसी वाली कार में बैठा देती है। फिर वह खुद भी अंदर आती है और दरवाजा लॉक कर देती है। जिस पर मैं गुस्से में कहता हूँ, तुमने कल रात क्या प्रॉमिस किया था? तुमने कहा था कि मुझे पूरी फ्रीडम होगी, लेकिन यान र्यूक्स्यू जैसे मेरी बात सुनती ही नहीं है। वह बस कोल्ड आवाज में ड्राइवर को चलने के लिए कहती है। कार के अंदर की ठंडी हवा धीरे धीरे मेरे गुस्से को थोड़ा शांत कर देती है। 1 घंटे बाद कार रुकती है। फिर यान रोशु मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे दूसरे विला के अंदर लेकर जाती है। जिस पर मैं उसका हाथ झटक देता हूँ और कहता हूँ, मैं खुद चल सकता हूँ, मुझे पकड़ो मत। लिविंग रूम के सोफा पर यान रोशु चुपचाप बैठ जाती है। उसके चेहरे पर वही शांति होती है जो तूफान आने से पहले होती है। फिर वह मुझे देखती है और पूछती है, तुम इतनी मुश्किल जगह पर काम करने क्यों गए? यह कहते हुए वह मेरे चेहरे के पास आती है और मेरे गाल के पास की लट हटाने लगती है। पहले शायद मेरा दिल तेज धड़कने लगता, लेकिन अब मुझे सिर्फ इरिटेशन फील होती है। फिर वह धीरे से कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम इतना हार्ड वर्क करो। यह सुनकर मैं मन ही मन हंसता हूँ। यह औरत सच में अजीब है। उसके मुंह से प्यार वाली बातें इतनी आसानी से निकलती हैं। शायद इसी वजह से मैं पहले उसके झांसे में आ गया था। वह मुझे मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानती थी। मैं उसका हाथ हटाता हूँ और ठंडी आवाज में कहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। भले ही मैं मिस्टर यान हूँ, लेकिन मैं सिर्फ नाम का हूँ। बाहर वालों को यह नहीं पता। वे मेरे नाम पर हाउस खरीदेंगे, मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा। हाउस बेचूंगा, फिर ज्वेलरी बेचूंगा। इस आइडेंटिटी की जितनी वैल्यू है मैं उसका पूरा यूज करूंगा। जिस पर यान र्यूक्स्यू मुझे ध्यान से देखती है और कहती है, मेरा सारा पैसा तुम्हारा ही तो है, मेरी सारी बैंक कार्ड्स तुम्हारे पास हैं मुयुनचेंग, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए रुक जाता हूँ। फिर मैं उसे देखता हूँ, क्या सच में उसकी सारी बैंक कार्ड्स मेरे पास हैं? मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। जिस पर मैं तुरंत पूछता हूँ, तो फिर हमारा प्रीन्यूप्शियल एग्रीमेंट कहाँ है? उसे निकालो और मुझे दिखाओ। यह सुनते ही उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक आ जाती है। फिर वह धीरे से कहती है, कौन सा प्रीन्यूप्शियल एग्रीमेंट? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम कंफ्यूज हो जाता हूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्या हमने शादी ही नहीं की? लेकिन इंटरनेट पर हमारी शादी के फोटोज और न्यूज मौजूद हैं। इसका मतलब शादी हुई थी। फिर एग्रीमेंट क्यों नहीं था जब तक कि हम लीगली हस्बैंड वाइफ ही ना हो? जिस पर यान रोशु तुरंत अपना फोन निकालती है, फोटो एल्बम खोलती है और मेरे सामने हमारी शादी की फोटोज रख देती है। वे फोटोज शादी से 1 दिन पहले की होती हैं, लेकिन मैं तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। मैं उन्हें और नहीं देखना चाहता। उन फोटोज में मैं कितना खुश दिख रहा था, कितनी स्वीट स्माइल थी मेरे चेहरे पर। लेकिन अब सोचता हूँ तो दिल में सिर्फ दुख फील होता है। शादी की फोटो में मैं जितना खुश था, वेडिंग नाइट में उतना ही रोया था। मेरा पुराना वाला खुद सच में बहुत बेवकूफ था। फिर यान रोशु धीरे से मेरा हाथ पकड़ती है और बहुत सॉफ्ट आवाज में कहती है, मोयुनचेंग, मुझे खुद से दूर मत करो प्लीज। हम हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते आए हैं। यह सुनकर मैं ताना मारते हुए मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, तो फिर मोयुनशियू का क्या? जिस पर वह तुरंत कहती है, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मोयुनशियू को डिप्रेशन है, उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की है, इसलिए मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। यह सुनकर मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, दुनिया में और भी बहुत लोग होंगे जिन्हें डिप्रेशन है, क्या तुम सबका ऐसे ही ख्याल रखोगी? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है कि उसे डिप्रेशन है। वह इतना सेल्फिश इंसान है कि उसके अंदर गिल्ट या पेन जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। यह सुनकर यान रोशु कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। फिर धीरे से कहती है, लेकिन वह तुम्हारा छोटा भाई है। यह शब्द सुनते ही जैसे मेरे दिमाग में कुछ फट जाता है। मेरे सिर में अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरा पूरा दिमाग टूट रहा हो। जिस पर मैं दांत भींचकर चिल्लाता हूँ, यहाँ से निकल जाओ, अभी निकल जाओ। फिर मैं उसे जोर से धक्का देता हूँ। वह नीचे गिर जाती है और मैं लड़खड़ाते हुए ऊपर भाग जाता हूँ। मोयुनचेंग, यान रोशु कुछ सेकंड के लिए शॉक में रह जाती है। फिर वह जल्दी से मेरे पीछे भागती है, लेकिन तब तक मैं रूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर चुका होता हूँ। वह हार नहीं मानती। फिर वह बालकनी से अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बालकनी की विंडो भी मैंने लॉक कर दी है। जिस पर यान र्यूशु बालकनी में खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस साफ दिखाई दे रही होती है। उसे पता होता है कि मैं मोयुनशियू से नफरत करता हूँ, और सच कहें तो वह खुद भी उससे परेशान है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती। इसके बाद मैं 1 घंटे तक बाथटब में पड़ा रहता हूँ, जब तक मेरी स्किन पर झुर्रियां नहीं पड़ जाती और मेरे शरीर में जो दर्द हो रहा होता है
वह थोड़ा कम नहीं हो जाता। फिर धीरे धीरे मेरा मूड शांत होता है, जिस पर मैं उठता हूँ, अपना शरीर सुखाता हूँ और पजामास पहनकर बाथरूम से बाहर आता हूँ। लेकिन मास्टर बेडरूम की बालकनी के पर्दे लगातार हिल रहे होते हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि यान रोशु अभी तक बाहर खड़ी है। फिर मैं बेड पर जाकर लेट जाता हूँ और अपना फोन उठा लेता हूँ। फिर मैं अपना फोन उठाता हूँ और देखता हूँ कि अभी सिर्फ दोपहर के 3 बजे हैं, जिस पर मुझे फोन में कई वीचैट ट्रांसफर दिखाई देते हैं। ये सारे मिस्टर यान ने भेजे होते हैं। पहले खाना खाते समय मिस्टर यान ने मुझे दोबारा वीचैट पर ऐड कराया था। वह 65 साल के हैं। अगर उन्होंने 40 साल की उम्र में बेटी न की होती तो उनकी उम्र मेरे दादा बनने के लिए भी काफी थी। मैं कुछ मिनट तक उनका प्रोफाइल देखता रहता हूँ। फिर जैसे ही मैं फोन रखकर सोने वाला होता हूँ, तभी एक अननोन नंबर का कॉल आ जाता है। मैं पहले उसे इग्नोर करता हूँ, लेकिन सामने वाला बार बार कॉल करता रहता है, जिस पर मुझे थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि यह कौन हो सकता है। फिर मैं आखिरकार कॉल उठा लेता हूँ। ब्रदर, मैं चाइना वापस आ रही हूँ, क्या तुम खुश हो? कॉल कनेक्ट होते ही सामने से एक नरम लेकिन अजीब सी मैलिशियस आवाज सुनाई देती है, जिस पर मैं तुरंत आंखें छोटी कर लेता हूँ। मुझे लगा था कि म्यू फैमिली में से कोई होगा जिसे मैंने ब्लॉक किया है, लेकिन मैंने यह बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह खुद एमओ युनशियू होगी। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ और कहता हूँ, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो बस तुम्हें मारने का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी वापस आओ। यह सुनते ही मुकेयेतो युनशियू की बात जैसे उसके गले में ही अटक जाती है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, ओ युनशियू, तुमने मुझसे जो छीना है मैं उसका 1000 गुना वापस लूंगा। इसके बाद मैं उससे और बात करने की जरूरत नहीं समझता। मैं कॉल काट देता हूँ और उसका नंबर फिर से ब्लॉक कर देता हूँ। फिर मैं जल्दी ही सो जाता हूँ, लेकिन मेरे सपने में सिर्फ घुटन भरा अंधेरा होता है और किसी के रोने की आवाज आती रहती है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे किसी ने बार बार मेरे शरीर में सुई चुभाई हो, जिस पर मैं दर्द से सिकुड़कर बेड पर गोल होकर लेट जाता हूँ। और फिर सपने के आखिर में मुझे एक बहुत तेज टक्कर महसूस होती है। उसके बाद कोई घुटी हुई आवाज में एक नाम पुकारता है, मो युनशियू। मो युनशियू कौन है? कौन मुझे यह नाम लेकर बुला रहा है? वहीं बालकनी के बाहर खड़ी यान रोशु मेरी दर्द भरी चीख सुन लेती है, जिस पर वह एकदम घबरा जाती है। फिर वह बिना सोचे ग्लास विंडो को जोर से धक्का देती है और अंदर आ जाती है। फिर वह जल्दी से बेड तक आती है और मुझे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेती है। डरो मत, मैं यहीं हूँ। उसकी बॉडी की वार्मथ मुझे नाइटमेयर से बाहर खींच लाती है। मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड होता हूँ। कुछ देर तक मुझे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ, क्योंकि यह सपना नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सच में यह सब झेला हो, नहीं तो मेरे शरीर में इतनी दर्द वाली रिएक्शन क्यों होती। सच कहूँ तो मुझे पहले भी कभी कभी लगता था कि शायद मैं किसी पैरेलल वर्ल्ड में आ गया हूँ, नहीं तो मुझे म्यू फैमिली और यान फैमिली के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। लेकिन जब यान रियुक्स्यू और मू फैमिली मेरे सामने आए, तब मुझे समझ आ गया कि मैं कहीं और नहीं आया हूँ, मैं वही मो युनचेंग हूँ। क्योंकि भले ही मुझे कुछ याद ना हो, लेकिन मेरी हड्डियों में बसी हुई नफरत बिल्कुल रियल है। कभी कभी मुझे यह भी लगता है कि शायद मेरे अंदर वायलेंट टेंडेंसीज हैं, और आज के नाइटमेयर ने मेरे इस शक को और बढ़ा दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा मेमोरी लॉस किसी कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, लेकिन एक दिन मुझे वह सारी तकलीफें जरूर याद आएंगी जो मैंने झेली हैं। और जिस दिन मुझे सब याद आ गया, उस दिन जिसने भी मेरे साथ गलत किया है वह मुझसे बच नहीं पाएगा। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, तुम मुझे बहुत जोर से पकड़ रही हो, दर्द हो रहा है। यह सुनते ही यान रियुक्स्यू तुरंत मुझे थोड़ा ढीला छोड़ देती है, लेकिन उसका हाथ अभी भी मेरे कंधे पर रहता है। फिर वह धीरे से पूछती है, क्या तुम्हें नाइटमेयर आया था? उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट होती है और उसमें एक अजीब सी केयर फील होती है, जिस पर मैं उसकी आंखों में देखता हूँ। फिर हल्का सा मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, हाँ, मैंने सपना देखा कि मेरी लॉटरी लग गई। फिर मैं खुशी खुशी तुम्हें बताने आया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने तुम्हें और मून युनशियू को एक दूसरे को हक करते देखा। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, बहुत दर्द हुआ। यह सुनते ही यान रियुक्स्यू का चेहरा बदल जाता है, जैसे उसके दिल में किसी ने जोर से चोट मार दी हो। फिर वह जल्दी से कहती है, इम्पॉसिबल मो युनचेंग, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कभी मो युनशियू को हग नहीं करूंगी। यह सुनकर मैं मन ही मन हंसता हूँ, लेकिन मेमोरी लॉस के बाद से मुझे उससे लड़ने या सच बोलकर झगड़ा करने का मन नहीं करता। वैसे भी अभी वह मेरे पीछे पीछे घूम रही है, ये मेरे लिए काफी अच्छा है। मुझे बस अपनी लिमिट बनाए रखनी है। फिर मैं कैजुअली कहता हूँ, वैसे अभी मो युनशियू का कॉल आया था, उसने कहा कि वह जल्दी चाइना वापस आने वाली है। यह कहते हुए मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखता हूँ, जिस पर उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं और उसका चेहरा थोड़ा डार्क हो जाता है। मैं हंसता हूँ और कहता हूँ, क्या हुआ, तुम्हारी लवर वापस आ रही है इसलिए तुम टेंशन में हो? क्या अब तुम उसे कॉल करके डांटोगी? जिस पर यान रोशु धीरे से सांस छोड़ती है और कहती है, मो युनचेंग, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। लेकिन मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, यान रोशु, मैं पहले ही साफ बोल रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम मुके युनशु को मुझसे दूर रहने को कहो, नहीं तो मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह सुनते ही यान रियुक्स्यू की आंखें ठंडी हो जाती हैं, लेकिन मैं मन ही मन हंसता हूँ, क्योंकि फोन पर मोरो युनशु की आवाज, उसका एटीट्यूड और उसके सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स देखकर मुझे साफ समझ आ गया था कि वह पहले भी मुझे बार बार परेशान करती रही है। नहीं तो हर बार वेडिंग नाइट, एनिवर्सरी और वैलेंटाइंस डे पर वह सिर्फ एक कॉल करके यान रोशु को अपने पास क्यों बुला लेती? वैसे भी अब मैं पहले से सब एक्सपेक्ट कर चुका हूँ। जिस दिन मैंने सच में वो युनशु को सबके सामने इंसल्ट किया, उस दिन यान रूहियो मेरे पास लड़ने ना आए, यही अच्छा होगा, नहीं तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुम्हें यान ग्रुप की प्रेसिडेंट नहीं बनना? तुम्हें कंपनी नहीं जाना? उसका हाथ अभी भी मेरे पैजामेज के ऊपर रखा होता है, उसकी हथेली बहुत गर्म लग रही होती है, और सच कहूँ तो मैं अब उसके जैसे इंसान के साथ रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर वह धीरे से कहती है, डैड ने कंपनी का काम पहले ही इन दिनों उसे और रोशुआंग को उसके ऊपर
ऊपर छोड़ दो, मुझे बस तुम्हारे साथ रहने पर कंसंट्रेट करने दो। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। यह कहते ही मेरा चेहरा इंस्टेंटली डार्क हो जाता है, क्योंकि रात में उसका मुझे पकड़कर सोना ही पहले से इनफ इरिटेटिंग था, और फिर दिन में भी वो किसी घोस्ट की तरह मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। जिस पर यान रोशु बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती है, उसके चेहरे पर जरा सा भी टेम्पर नहीं आता है, और फिर वो धीरे से कहती है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मुझे फिर से ऐसा फील होता है जैसे मैंने कॉटन पर पंच मारा हो। लेकिन फिर मुझे उसका कल वाला एग्रीमेंट याद आता है, जिस पर मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। इसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे उससे प्रॉपर्ली बात करनी चाहिए। आखिर हम एक फेमस प्लास्टिक कपल थे और पिछले 3 सालों से ऐसे ही रह रहे थे। अब मैं उन सारी अनहैप्पी बातों को भूलना चाहता हूँ और बस अपनी खुद की लाइफ जीना चाहता हूँ। जिस पर मैं उससे कहता हूँ, तुमने कल मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन अब फिर से ऐसे मुझे परेशान कर रही हो। अगर तुम ऐसे ही मेरे पीछे घूमती रहोगी तो मुझे फ्रीडम कैसे मिलेगी? यान रोशु, तुम वैसे भी यानशी ग्रुप की प्रेसिडेंट हो, तुम्हें थोड़ा रीजनेबल होना चाहिए। यह सुनकर वो अपना सिर नीचे कर लेती है और काफी देर तक चुप रहती है, जिस पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या सोच रही है। लेकिन मैं उसकी इस एबनॉर्मेलिटी को इग्नोर कर देता हूँ और फिर सीधे उससे साफ साफ बात करता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई याद नहीं है। मैं ऐसी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो मुझे पसंद ही नहीं करती हो, और तुम्हारे साथ मैरिड लाइफ जीने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिस पर अगर तुमने इस तरह की बात दोबारा सोची तो मैं सीधे कोर्ट जाकर डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दूंगा। जब मैं आखिरी वर्ड बोलता हूँ तब अंदर से मुझे थोड़ा गिल्टी फील होता है, क्योंकि मैं यान रोक्सवे की करंट स्टेटस अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसे में कोर्ट जाकर डिवोर्स की बात करना खुद में एक जोक जैसा लगता है। मुझे तो ये भी लग रहा था कि वो शायद मेरा मजाक उड़ाएगी और कहेगी कि जाकर देखो कौन सा लॉयर तुम्हारा केस लेता है। लेकिन मेरे लिए शॉकिंग बात यह होती है कि यान रोशु मुझ पर हंसती नहीं है, बल्कि वो फिर से अपना हाथ बढ़ाती है और मुझे अपनी बाहों में खींच लेती है। जिस पर मैं उससे दूर होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी वो मेरे कान के पास धीरे से फुसफुसाती है, मो युनचेंग, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मैं सब मान लूंगी, लेकिन डिवोर्स वो कभी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मास्टर बेडरूम की विंडो जो पहले टूट गई थी, उसे ठीक करवाने के लिए यान रोशु नेचुरली लोगों को बुलाती है। वहीं मैं खुद को थोड़ा काम करता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। शाम को मैंने जियांग मो के साथ डिनर का प्लान बनाया था, और क्योंकि यान रियुक्स्यू ने मुझसे फ्रीडम देने का प्रॉमिस किया था, इसलिए इस बार वो मेरे पीछे नहीं आती है। हालांकि सीक्रेटली बॉडीगार्ड्स अब भी मेरी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। मुझे अपना पास्ट बिल्कुल याद नहीं है, जिस पर मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता हूँ। अगर इस वक्त मुझे किसी पर ट्रस्ट है तो वो सिर्फ जियांग मो है। हम दोनों रेस्टोरेंट में बैठते हैं, लेमनेड पी रहे होते हैं, तभी जियांग मो थोड़ी शॉक्ड होकर मुझे देखती है। फिर वो कहती है, मैंने तो सच में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युनचेंग, यान फैमिली में तुम्हारा स्टेटस इतना हाई होगा। आज पूरे दिन कंपनी में यान रूहियो बिल्कुल रेस्टलेस रही है। मुझे तो हमेशा लगा था कि तुम यान फैमिली में बहुत ग्रीवेंस सहते हो, लेकिन असल में तो बात बिल्कुल उल्टी निकली। यह सुनकर मैं हल्का सा हंस देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि यान फैमिली मेरे साथ अच्छा बिहेव करती है, लेकिन तुम्हें मेरा कौन सा हाई स्टेटस दिख गया? जिस पर जियांग मो तुरंत कहती है, क्या हाई स्टेटस नहीं है? तुम बस कैजुअली सर्वेंट से मिल्क मंगवाते हो और यान रोक्सवे खुद उसे लेकर आती है। तुम आधा सेंटेंस भी नहीं बोलते और डिनर के टाइम वो अपने हाथों से तुम्हारे लिए श्रिम्प पील करके देती है। अगर ये हाई स्टेटस नहीं है तो फिर क्या है? इसके बाद वो मजाक में कहती है, क्या यान फैमिली में तुम्हारा स्टेटस साबित करने के लिए उसे तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठना पड़ेगा? यह सुनकर मैं सीधे चुप हो जाता हूँ, क्योंकि उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। फिर जियांग मो अचानक सीरियस होकर पूछती है, मो युनचेंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यान रूहियो सच में तुमसे प्यार करने लगी है? आखिर तुमने हर जगह उस लिटिल व्हाइट फेस जुनमो इंशियो को हरा दिया है। जिस पर मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, अगर ऐसा है तो सुनने में तो काफी कूल लगता है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? जियांग मो कंफ्यूज्ड होकर पूछती है। जिस पर मैं धीरे से अपना कप वापस टेबल पर रखता हूँ और कहता हूँ, मैं पूरी जिंदगी यान रोशु के साथ फेक कपल बनकर रह सकता हूँ। मैं उससे डिवोर्स भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो मुझसे इतना प्यार करे। फिर मैं उसकी तरफ देखते हुए कहता हूँ, मैं किसी दूसरे आदमी से उसकी वुमन छीनने को पसंद नहीं करता। जो वुमन शुरू से किसी और की थी वो कभी मेरी हो ही नहीं सकती, और जिसे किसी और से छीना गया हो उसे कोई और भी मुझसे छीन सकता है। यह सुनकर जियांग मो सिर हिलाती है। फिर वो कहती है, सही कह रहे हो, ऐसी वुमन को भूल जाना ही बेटर है। वैसे भी लाइफ में वुमन कोई मस्ट हैव चीज नहीं होती है। उसकी यह बात सुनकर मैं राहत की सांस लेता हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे मो युनशियो से लड़कर यान रूहियो को वापस पाने के लिए कहती तो शायद हम दोनों के बीच सब खत्म हो जाता। मैं अपने इस इकलौते दोस्त को खोना नहीं चाहता था। इसी बीच वेटर जल्दी से डिशेस लेकर आता है, जिस पर हम दोनों खाते पीते हुए बातें करते रहते हैं और एटमॉस्फेयर काफी अच्छा बना रहता है। खाना खत्म होने के बाद मैं अपने पास्ट के बारे में पूछना शुरू करता हूँ। फिर मैं जियांग मो से पूछता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि आखिर मेरी शादी यान रियुक्स्यू से हुई कैसे थी? यह सुनकर जियांग मो पहले मुझे घूरती है और फिर अचानक जोर से हंस पड़ती है। उसके चेहरे पर एक स्ट्रेंज सेटिस्फैक्शन दिखाई देता है। फिर वो कहती है, क्योंकि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था। जिस पर मैं पूरी तरह स्टन्ड रह जाता हूँ। मैंने यान रोशु को रिजेक्ट किया था? हाँ, जियांग मो कहती है, जब तुम टीनेजर थे। इसके बाद वो धीरे धीरे वो सीक्रेट याद करने लगती है जो मैंने उसे पहले बताया था। फिर वो कहती है, तुम और यान रोशु एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। उस टाइम उसे शायद ऑटिज्म था। एक दिन वो रूफटॉप से जंप करने की कोशिश करती है, जिस पर तुम उसे बचाने के लिए दौड़ते हो, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं पाते और फिर तुम दोनों साथ में नीचे एयरबैग पर गिर जाते हो। यह सुनकर मैं पूरी तरह स्टंट रह जाता हूँ, क्योंकि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि बचपन में यान रोशु को ऑटिज्म था। लेकिन फिर जब मैं
उसके अभी वाले साइलेंट और कोल्ड बिहेवियर के बारे में सोचता हूँ तो ये बात इम्पॉसिबल भी नहीं लगती है। इसके बाद जियांग मो बताती है कि यान रियुक्स्यू और मो युनशु भी उसी टाइम मिले थे, जिस पर वो कहती है तुमने उसे बचाया था। लेकिन उसके बाद मो युनशु हर दिन उसके वार्ड में जाता था, उससे बातें करता था और धीरे धीरे वो उसके करीब आती गई। फिर जियांग मो थोड़ा रुकती है, पानी पीती है और कहती है वैसे मो युनशु एक कार्टूनिस्ट है और पिछले 10 सालों से उसका क्रश भी वही है। उसकी फेमस वर्क्स और यान रोहियो के साथ उसके रूमर्स हमेशा हॉट सर्च पर रहते हैं, जिस पर फैंस भी हर बार यही कहते रहते हैं कि दोनों ही ट्रू लव हैं। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि 10 साल का क्रश अगर हॉस्पिटल वाले टाइम से गिना जाए तो सच में पूरे 10 साल हो जाते हैं। और फिर वो ऐसी मिस्ट्रेस बन जाती है जो शादी करने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी सोचती है कि तुम जो उसके रियल हस्बैंड हो तुम्हें घर छोड़कर निकल जाना चाहिए ताकि वो अपनी जगह बना सके। यह सुनकर मैं ऑलमोस्ट श्योर हो जाता हूँ कि जब यान रोशो ने मुझसे शादी की थी तब वो उसकी रखी हुई कंडीशन थी ताकि मैं मुझे यून के लिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं, और क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी इसलिए उसे मुझे यह नाम का हस्बैंड बनाना पड़ा जो बस नाम में था, रियल में नहीं। मैं पहले यान रियुक्स्यू को पसंद करता था, जिस पर मैं अपने हाथों की तरफ देखता हूँ। मेरी उंगलियां इतनी साफ थीं जैसे मैंने कभी कोई काम ही नहीं किया हो। फिर मैं धीरे से पूछता हूँ कुछ भी हो यान फैमिली में मेरी मटेरियल लाइफ तो डेफिनेटली खराब नहीं रही होगी, है ना? जिस पर जियांगमो सिर हिलाती है और कहती है हाँ, मेंटल स्टेट को छोड़कर बाकी सब काफी अच्छा था। तुम्हारा शरीर भी बहुत अच्छे से मेंटेन था। पहली नजर में ही लगता था कि तुम्हें बहुत पैम्पर किया गया है और तुम्हें किसी बात की टेंशन नहीं थी। ऐसा भी लगता था कि तुमने कभी काम नहीं किया। फिर वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है वैसे मुझे भी तुम्हारी शादी वाले दिन ही पता चला था। हम दोनों 12 साल से क्लासमेट्स थे और फिर तुम्हारे 20वें बर्थडे से एक दिन पहले तुम अचानक मुझे बताते हो कि तुम्हारी शादी होने वाली है। उस टाइम मैं इतनी शॉक्ड थी जैसे किसी ने मुझे सीधे क्रिटिसाइज कर दिया हो। उसकी बात सुनकर मैं सीधा हंस पड़ता हूँ। अगर मैं पहले खुश नहीं था तो उसने मुझे डेफिनेटली बहुत हंसाया था। जिस पर वो मुझे घूरते हुए कहती है तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम किस बात पर हंस रहे हो। मुझे आज भी याद है उस टाइम मेरा दिल कितना टूटा था। मैं इतनी गुस्सा थी कि ऑलमोस्ट पागल हो गई थी, लेकिन तुम बड़े आराम से मुझे ही समझाने लग गए। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहती है तुमने मुझसे कहा था कि वो फैमिली की कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम मुझे नहीं बता सकते, और तुमने ये भी कहा था कि तुमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम उस इंसान से शादी कर पाओगे जिसे तुम पसंद करते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए आसमान के चांद जैसी थी जिसे कोई छू नहीं सकता। जिस पर वो एक लंबी सांस लेती है और फिर कहती है और फिर मैंने बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के तुम्हें माफ कर दिया। उसी रात हम दोनों एक ही बेड पर बैठे रहे और पूरी रात बातें करते रहे। लंबी बातों के बाद उसे फाइनली समझ आया कि जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो सच में आसमान का चांद थी, यान रोशु, जो हमारे स्कूल की फेमस सीनियर थी। इसके बाद जियांगमो कुछ देर के लिए रुकती है, पानी पीती है और फिर मेरे पास्ट के बारे में बताना कंटिन्यू करती है, क्योंकि मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। और वो नहीं चाहती थी कि कोई मुझे झूठ बोलकर मैनिपुलेट करे, खासकर वो फैमिली जिसने कभी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। उसके बाद मैं उसे उसके घर छोड़ता हूँ और फिर ड्राइवर से विला वापस चलने के लिए कहता हूँ। रास्ते में मेरी नजर पैसेंजर सीट के पास बैठे बॉडीगार्ड के चेहरे पर जाती है। वो कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल चुप बैठी रहती है। फिर मुझे याद आता है कि वो पूरे टाइम रेस्टोरेंट के बाहर मोबाइल चला रही थी। उस टाइम मुझे लगा था कि उसने हमारी बातें नहीं सुनी होंगी, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि वो शायद मेरी सारी बातें यान रोशु को बता रही थी। जब मैं विला पहुंचता हूँ तब मैं ऊपर जाकर शॉवर लेने वाला होता हूँ, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि मिस्टर यान और यान रोशु दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। जिस पर मैं उनके पास जाता हूँ और ऐसा नहीं है, और तभी यान रोशु मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठा लेती है। फिर वो धीरे से पूछती है तुम थक गए हो क्या? इसके बाद मिस्टर यान मुस्कुराते हुए कहते हैं रोशु की मसाज स्किल बहुत अच्छी है। वो क्लियरली अपनी आइसबर्ग जैसी बेटी को प्रमोट कर रहे होते हैं। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराकर कहता हूँ नहीं डैड, मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैं बस अपने फ्रेंड के साथ डिनर करके आया हूँ। फिर मिस्टर यान तुरंत कहते हैं रोशु जाओ, यूनचेंग के लिए बात वाटर रेडी करो। ये सुनकर मुझे इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि वो मुझसे अकेले में बात करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यान रियुक्सु यहाँ बैठी रहे। जिस पर यान रोशु बिना कुछ बोले ओबीडियंटली ऊपर चली जाती है और मेरे लिए पानी तैयार करने लगती है। फिर मिस्टर यान मेरी तरफ देखते हैं जैसे उन्हें पता हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ या आता समझ रहा हूँ। वो धीरे से सांस लेते हैं और कहते हैं जब बात तुम्हारे लिए अच्छी चीजों की आती है तभी वो मेरी बात मानती है, वरना वो मेरी भी नहीं सुनती। यह सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहते हैं यूनचेंग, डैड कुछ टाइम के लिए यहाँ रहना चाहता है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? यह सुनकर मैं तुरंत होश में आता हूँ और सिर हिलाकर कहता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है डैड, आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं। जियांगमो ने मुझे बताया था कि यान रियुक्सु से शादी होने के बाद वो यान फैमिली का पुराना घर छोड़कर इस लेक व्यू विला में अकेली रहने लगी थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि अचानक मिस्टर यान यहाँ क्यों रहना चाहते हैं। जिस पर वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें मुझ पर बहुत तरस आ रहा हो। शायद उन्हें मैंने लगता है कि मैं अभी भी वही समझदार यूनचेंग हूँ जो कभी उनसे दूर नहीं होगा। फिर वो धीरे से कहते हैं यूनचेंग, डैड जानता है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। रुओक्सु इमोशंस के मामले में हमेशा कंफ्यूज्ड रही है। ये कहते हुए वो अपने हाथ से एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं और मेरी तरफ बढ़ा देते हैं। फिर वो धीरे से कहते हैं हालांकि रोशु कहती है कि उसका सारा पैसा तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें शायद पैसों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यह तुम्हारी माँ
और मेरी तरफ से अपॉलॉजी है। जिस पर मैं नीचे देखता हूँ और पता चलता है कि वो यान ग्रुप के 5% शेयर्स का गिफ्ट लेटर है। मैं तुरंत उसे कॉफी टेबल पर रख देता हूँ और सिर हिलाकर मना कर देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, मैं आपकी और मॉम की फीलिंग्स समझता हूँ, लेकिन मैं ये शेयर्स नहीं ले सकता। मैंने यान ग्रुप के लिए कुछ भी नहीं किया है, और वैसे भी हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, हमारे बच्चे भी नहीं होंगे, फिर मुझे ये शेयर्स क्यों चाहिए? इसके बाद मैं धीरे से कहता हूँ, और अगर फ्यूचर में हमारा डिवोर्स हो गया तो ये शेयर्स चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। ये सुनकर मिस्टर यान कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। फिर वो मेरी तरफ देखते हैं जैसे वो कुछ सोच रहे हों। वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं और फिर पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मो युनशु क्या सोच रहा है? जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, डैड, जो कहना है सीधे कहिए। उसने मुझे कल कॉल किया था और मुझे लगा कि वो मेरे लिए बहुत होस्टाइल है। यह सुनते ही मिस्टर यान का चेहरा इंस्टेंटली बदल जाता है। फिर वो गुस्से में कहते हैं, उसने तुम्हें कॉल करने की हिम्मत कैसे की? रोशु ने उसे साफ वार्निंग दी थी कि वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनका चेहरा देखकर मुझे इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि भले ही यान रियुक्स्यू युनशु की तरफ हो, लेकिन वो उसे मेरे सामने ट्रबल क्रिएट करने की परमिशन कभी नहीं देती है। मिस्टर यान अचानक एक भारी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं, युनचेंग, ऐसा नहीं है कि डैड तुम्हारे भाई की बुराई करना चाहता है, लेकिन जब तुम सिर्फ 10 साल के थे तब भी वो हॉस्पिटल में हर जगह तुम्हारा क्रेडिट छीन रहा था। फिर वो मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं, जब रोशु को कुछ हुआ था तब उसने सबको कहा कि रूफटॉप पर तुम्हें वही लेकर गया था। यह सुनकर मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि मुन्ना युनशु ने मुझे बहुत पहले से ही कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था। वो शुरू से मेरी हर चीज छीनना चाहता था। मैं यह क्लियरली फील कर सकता हूँ कि वो मुझसे बहुत नफरत करता है। लेकिन अजीब बात यह है कि पिछले 20 सालों में हमेशा मेरे साथ ही गलत हुआ है, मेरा ही नुकसान हुआ है, फिर भी मैं उससे नफरत नहीं करता। लेकिन वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? जिस पर मैं मिस्टर यान की तरफ देखकर कहता हूँ, डैड, मुझे बताइए, मैं मो युनशु और यान रूहियो पहली बार कैसे मिले थे? मुझे कुछ भी याद नहीं है। जियांग मो को भी बस थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उसे पूरी बात नहीं पता। जिस पर मिस्टर यान धीरे से सिर हिलाते हैं और कहते हैं, ठीक है, पहले इधर आओ और चिकन सूप पी लो, डैड तुम्हें धीरे धीरे सब बताता है। इसके बाद वो मुझे डाइनिंग टेबल तक लेकर जाते हैं और थर्मोस खोलकर चिकन सूप निकालते हैं। फिर वो मुस्कुराकर कहते हैं, ये ओल्ड हाउस में बना है, खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें हमेशा से डैड के हाथ का चिकन सूप सबसे ज्यादा पसंद था। यह सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है। मैं अपने फादर इन लॉ के हाथ का चिकन सूप देखता हूँ और कुछ बोल नहीं पाता। फिर मिस्टर यान हंसते हुए कहते हैं, अगर ये बाउल ऑफ चिकन सूप नहीं होता तो रोशु मुझे तुम्हें देखने भी नहीं देती। मैं बस चुपचाप बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं यान रोशु के दिल में नहीं हूँ। वहाँ हमेशा मो युनशु ही था। लेकिन फिर भी मैं एक 60 साल के आदमी से क्या आर्ग्यू करता? जिस पर मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ और छोटे छोटे सिप लेकर चिकन सूप पीता रहता हूँ। 2 बाउल चिकन सूप के बाद मुझे फाइनली समझ आता है कि हम तीनों पहली बार हॉस्पिटल में कैसे मिले थे। असल में जब मैंने यान रियुक्स्यू को बचाया था, उसके बाद उसे अकेले वार्ड में रखा गया था और मो युनशु हर दिन उससे बात करने जाता था। लेकिन उस टाइम छोटी यान रियुक्स्यू किसी को भी इग्नोर कर देती थी। वो पूरी तरह अपनी ही दुनिया में रहती थी। जिस पर चाहे मो युनशु पूरे 1 हफ्ते तक उसके साथ रहा, फिर भी दोनों दोस्त नहीं बने। फिर जूनियर हाई स्कूल में यान रियुक्स्यू हमारे ही स्कूल में आ गई, लेकिन उस टाइम स्कूल में किसी को ये नहीं पता था कि वो मिस्टर यान की बेटी है। मैं ये सब सोच ही रहा होता हूँ, तभी मिस्टर यान मुझे एक गर्म टॉवल देते हैं, जिस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तभी मिसेज यान अचानक मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं, हमारी तीनों बेटियों में रुओशुआ सबसे कम मांगने वाली थी और उसे कभी किसी चीज का लालच भी नहीं था। फिर वो कहती हैं, हमें तो लगा था कि रुओशुआंग या रुओयू सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आएंगी, लेकिन किसने सोचा था कि रुओशु, जो अभी अभी 20 साल की हुई थी, वो अचानक ओल्ड हाउस आकर कहेगी कि उसे शादी करनी है। यह सुनकर मुझे 3 साल पहले वाला फैसला याद आता है जब मेरी और रुओशु की शादी हुई थी। जिस पर मिसेज यान अब भी खुश होकर कहती हैं, उस दिन जब तुम दोनों खाना खाकर गए थे तब मैं और तुम्हारे डैड बहुत देर तक खुश होते रहे थे। मैं ऊपर से ऐसे दिखाता हूँ जैसे मैं कैजुअली बातें सुन रहा हूँ, लेकिन असल में मैं लगातार मिसेज यान के एक्सप्रेशन को देख रहा होता हूँ और फिर मुझे समझ आता है कि वो झूठ नहीं बोल रही हैं। उन्हें हमारी शादी की असली बात कभी पता ही नहीं थी। फिर अचानक मिसेज यान चुप हो जाती हैं। कुछ सेकंड्स बाद वो धीरे से कहती हैं, असल में मैंने भी रोशु से पूछा था। उस टाइम सर्कल में बहुत रूमर्स थे। फिर वो कहती हैं, मैं इतनी गुस्सा हो गई थी कि मैंने उसे घर बुलाया और पूछा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मेरा मो युनशु से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग बेकार में चिंता मत कीजिए। ये कहते हुए मिसेज यान की आवाज थोड़ी कांपने लगती है। फिर वो कहती हैं, उस टाइम मैं इतनी एंग्री थी कि मैंने एंस्टल टैबलेट के सामने उसे विप से मारा था। उसकी पीठ की स्किन तक फट गई थी। फिर मैंने उसे 3 दिन और 3 रात तक घुटनों पर बैठाकर पनिशमेंट दी थी। फिर वो धीरे से मेरी तरफ देखती हैं और कहती हैं, मैंने यह बात तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें उसके लिए बुरा लगेगा, लेकिन अब तुम पहले से काफी बदल गए हो, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। यह सुनकर मैं पूरी तरह चुप हो जाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। रात को जब मैं सो रहा होता हूँ तभी मुझे अचानक फील होता है कि किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली है। फिर यान रोशु की आवाज आती है, मो युनचेंग, मुझे हक करो। उसकी आवाज में वही यूजुअल एरोगेंस होता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस भी होती है। मेरे हाथ जैसे ही उसकी पीठ को टच करते हैं, मैं उसकी बैक पर बने स्कार्स को फील करता हूँ और तभी मुझे मिसेज यान की बात याद आ जाती है, जिस पर मेरा दिल एक पल के लिए दर्द करता है।
लेकिन अगले ही सेकंड मैं खुद से कहता हूँ मुझे उसके लिए बुरा क्यों फील होना चाहिए। मैं कुछ सेकंड्स तक चुप रहता हूँ और फिर अचानक अपना हाथ पीछे खींच लेता हूँ। फिर मैं कहता हूँ ड्रामा मत करो। इसके बाद मैं सीधे दूसरी तरफ मुड़ जाता हूँ। मैं उससे ये भी नहीं पूछता कि उसकी बैक पर वो स्कार्स कैसे आए, क्योंकि हमारे बीच सिर्फ एक प्लास्टिक मैरिज है और मुझे उसकी चीजों में पड़ने का कोई हक नहीं है। वैसे भी जैसा वो खुद कहती है उसे मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए, वरना उसका एंड बहुत बुरा होगा। यह सोचकर मैं ऑलमोस्ट हंस पड़ता हूँ। कोर्ट, डिवोर्स, अगर मैं पिछले 3 सालों की हर बात याद रखने की कोशिश करता तो शायद मैं उसका वो सीक्रेट वेबो अकाउंट उसके मुंह पर फेंक देता और उसे दिखाता कि पहले वो मेरे साथ कितना अनफेयर थी। मैंने सुना था कि हमारी तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर वो मो युनशु के साथ बाहर चली गई थी और उसी दिन मैं हॉट सर्च देखकर इतना टूट गया था कि मैं कार लेकर बाहर निकल गया। लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, कार में आग लग गई और फिर सब कुछ बदल गया। जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर ठंडे स्वर में कहता हूँ तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने सिर्फ अपनी याददाश्त खोई है। अगर मैं मर गया होता तो शायद तुम्हारे लिए आसान होता। यह सुनते ही यान रोशु का पूरा शरीर फ्रीज हो जाता है। वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाती। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, जैसे उसकी पूरी सोल फट गई हो। फिर मैं उसकी तरफ देखता हूँ और धीरे से कहता हूँ यान रोशु, ये मत सोचना कि सिर्फ तुम्हारे डैड के यहाँ आ जाने से हमारे बीच कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे डैड हैं और तुम हो। इसके बाद मैं उसे साफ वार्निंग देता हूँ हमारे बीच जो एग्रीमेंट हुआ था तुम हमेशा उसे फॉलो करोगी, वरना मुझे सीधा डिवोर्स के लिए केस फाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैं दोबारा उसकी तरफ पीट कर लेता हूँ और सीधा आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे पास जॉब है और मुझे कल काम पर भी जाना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके साथ बैठकर इन बेकार बातों को क्लियर करूं। वैसे भी इन सब बातों के बारे में सोचने से सिर्फ मैं अंदर ही अंदर परेशान होता हूं और मेरा मूड और खराब होता है। मैं अब बस आगे देखना चाहता हूं, पीछे कभी नहीं। ये सोचते सोचते मैं जल्दी सो जाता हूं। लेकिन दूसरी तरफ यान रोशु मेरी इस बेरुखी से पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। वो पूरी रात बेड पर चुपचाप पड़ी रहती है और पहली बार उसे यह डाउट होने लगता है कि उसने जो चॉइस की थी वो सही थी या नहीं। उसी टाइम मो युनश्यू, जिसे मो युनकिंग और उसकी बाकी 2 बहनों ने खुद एयरपोर्ट से पिक किया था, घर पहुंचते ही हवा की तरह लिविंग रूम में घुसता है, जिस पर वो सीधा अपने मॉम और डैड को गले लगा लेता है। यह देखकर म्यू फैमिली के मॉम डैड तुरंत खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे युनशु वापस आ गया, आओ जल्दी बैठो, पहले जूस पी लो। जिस पर मो युनशु मुस्कुराकर कहता है थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। फिर वो पूरे फैमिली के बीच बैठ जाता है। उसकी 3 बहनें भी उसके पास बैठ जाती हैं। वो धीरे धीरे जूस के 2 सिप लेता है और फिर अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर कहता है मॉम डैड, बड़ी बहन ने कहा कि भाई को एमनीजिया हो गया है। यह सुनते ही मुंह फादर का चेहरा उतर जाता है और वो जोर से नाक से सांस छोड़ते हैं। मुंह मदर का चेहरा भी तुरंत खराब हो जाता है। साफ दिख रहा था कि उन्हें हॉस्पिटल वाला दिन अब भी याद है, जब मैं वार्ड में उनसे बहुत ठंडे तरीके से मिला था। जिस पर म्यू मदर गुस्से में कहती हैं यह कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा है, बस एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ था। मैंने डॉक्टर से पूछा भी था, उसने कहा था कि बस हल्का कॉन्फ्यूजन है, फिर मेमोरी कैसे जा सकती है। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है ताकि यान रोशु का अटेंशन उसे मिले। यह सुनकर मो युनशु का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले दिन के बाद से वो कई रातों से ठीक से सोया नहीं था। उसके दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि शायद मैं उसकी नकल कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार जब भी वो कहता था कि उसकी तबीयत खराब है, यान रोशु तुरंत उसके पास पहुंच जाती थी और अब शायद मैं भी वही कर रहा था। जिस पर मुझे युनशु की आंखों में हल्की ठंडक आ जाती है। फिर वो धीरे से कहता है वो सिर्फ अनकंफर्टेबल होने की एक्टिंग नहीं कर रहा होगा, वरना यान र्यूशु मो युनचेंग को छोड़कर मुझे देखने क्यों आती। जैसे ही यान र्यूशु का नाम आता है, मो फैमिली की दूसरी बेटी मो युनशुई गुस्से से भर जाती है। फिर वो कहती है यह यान र्यूशु भी ना सच में अंधी है, हमारे युनशु जैसा अच्छा आदमी उसे नहीं चाहिए, और पूरे दिन उस मो युनचेंग के पीछे घूमती रहती है। फिर वो और गुस्से में कहती है अगर मो युनचेंग ने युनशु की पसंद छीनकर उससे शादी नहीं की होती तो युनशु डिप्रेशन में जाता क्या, हर बात पर सुसाइड करने की सोचता क्या। इसके बाद तीसरी बहन भी बोल पड़ती है और यान रोशु भी कम नहीं है। वो भूल गई कि रूफटॉप पर चढ़कर उसे बचाने कौन गया था। उस टाइम युनशु की तबीयत खुद कितनी खराब थी, फिर भी वो हर दिन उसके वार्ड में जाता था, उससे बात करता था, उसे ड्राइंग सिखाता था। फिर वो गुस्से में कहती है इतना सब करने के बाद भी उसने युनशु को छोड़कर मुते युनचेंग को चुन लिया, सच में उसका कॉन्शियस तो जैसे मर चुका है। जिस पर मोती युनशु तुरंत अपनी आंखें नीचे कर लेता है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो जाती हैं, जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। फिर वो धीरे से कहता है सेकंड सिस्टर, थर्ड सिस्टर, प्लीज ऐसा मत कहो। यह देखकर मुंह फादर का दिल और पिघल जाता है। वो तुरंत कहते हैं ठीक है, अब और मत बोलो, युनशु के जख्मों पर नमक मत छिड़को। फिर वो गुस्से में कहते हैं ये सब मुझ युनचेंग की गलती है, उसने पहले युनशु का हक छीना, फिर उसकी पसंद की लड़की भी छीन ली, और वो यान रूह्यू भी पागल है, इतने अच्छे युनशु को छोड़कर मुकिरिशी युनचेंग को चुन लिया। फिर वो गुस्से में कहते हैं देखो उसने हमारे युनशु को कितना हर्ट किया है। जिस पर मुखी युनकिंग अचानक बोल पड़ती है आप लोगों ने आज का हॉट सर्च नहीं देखा क्या? जब वो एयरपोर्ट से मोटे युनशु को लेने गई थी तब उसने रास्ते में मोबाइल चलाया था, उसी टाइम उसने हॉट सर्च में मेरा नाम देख लिया था। फिर उसने कमेंट्स पढ़े और उसे पता चला कि मैं जियांग फैमिली की रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्योंकि यान फैमिली के प्रेसिडेंट का हस्बैंड उनकी कंपनी में एक आम एम्प्लॉय बनकर काम कर रहा था, इसलिए बात सीधा हॉट सर्च पर पहुंच गई थी। लेकिन मो युनकिंग को छोड़कर बाकी मू फैमिली को अभी तक यह बात नहीं पता थी। जिस पर मो युनशु धीरे से पूछता है बिग सिस्टर कौन सा हॉट सर्च? फिर मो युनकिंग उसकी तरफ देखकर कहती है मो युनचेंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जियांगमो के अंकल की रियल एस्टेट कंपनी में जॉब कर रहा है और वो वहाँ एक सेल्समैन बना हुआ है। जैसे ही यह बात खत्म होती है मो फैमिली के मॉम डैड के चेहरे तुरंत काले पड़ जाते हैं। मो फादर गुस्से से बस भारी सांस लेते रहते हैं।
उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उनकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी हो, क्योंकि मैं अब जियांग फैमिली की रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहा था, और वो भी एक सेल्समैन बनकर। जिस पर मुझे मदर गुस्से में कहती हैं, मैंने पहले ही कहा था उसका सरनेम जियांग वालों के साथ ज्यादा मिक्स हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। फिर वो और गुस्से में कहती हैं, इतने बड़े घर का बेटा होकर वो जाकर घर बेच रहा है, सच में बहुत नाम रोशन किया है उसने। यह सब सुनकर मुयुनशु कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहता है। फिर वो धीरे से कहता है, मॉम डैड, क्या भाई के पास पैसे नहीं है? उसकी यह बात सुनते ही कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अगर यान ग्रुप की प्रेसिडेंट का हस्बैंड बाहर जाकर सेल्समैन की जॉब कर रहा है तो ये बात खुद में बहुत बड़ी जोक लगती है। मुयुनिशु को पूरा यकीन था कि मैं जॉब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, और जैसे ही वो ये बोलता है, म्यू फादर और उसकी तीनों बहनों के चेहरे एक साथ बदल जाते हैं, क्योंकि वो सब समझ जाते हैं कि मुयुनिशु क्या कहना चाहता है। यानी यान रोशु मुझे जो लिविंग एक्सपेंसेस देती थी वो शायद मुझे पूरे नहीं मिलते थे, और अब मेरे पास पैसे नहीं बचे, इसलिए मुझे खुद बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा है। काफी देर बाद मुँह मदर धीरे से कहती हैं, अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो वो घर वालों से कह नहीं सकता था क्या? जाकर घर बेचने लगा। सच में बहुत समझदार है। वो हमेशा कार्ड्स खेलता था और पैसे हार जाता था, और उसे सच में लगता था कि मेरे पैसे हवा से आते हैं। किसी को क्या पता था कि यान रोशु मुझे जो पैसे देती थी वो बिल्कुल भी अनलिमिटेड नहीं थे। यह सुनकर मुतोरी यूनशु की आंखों में एक चमक आती है, और फिर वो तुरंत मुँह फादर का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो कहता है, भले ही मैं और भाई एक ही लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन आखिर हम भाई हैं। अब अगर उसके पास पैसे नहीं है और वो घर बेचने तक पहुंच गया है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जिस पर म्यू फादर ठंडी सांस लेते हैं, लेकिन इस बार वो कुछ बुरा नहीं कहते। फिर मु यूनशियो अपनी बहनों की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, सिस्टर्स, चलो हम सब मिलकर भाई को समझाते हैं। इसके बाद वो फिर से कहता है, अगर भाई के पास सच में पैसे नहीं हैं तो हम पहले उसे पैसे दे देते हैं। हम सिस्टर यान की भी इंसल्ट नहीं होने दे सकते, और ना ही आउटसाइडर्स को यह लगने देना चाहिए कि हम अपने भाई के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। जिस पर मुंह से मदर तुरंत सिर हिलाती हैं और कहती हैं, बिल्कुल सही, अब मुझ फैमिली और यान फैमिली का नाम एक साथ जुड़ा हुआ है। हमारे और उसके बीच जो भी है वो बाहर वालों को जोक नहीं लगना चाहिए। फिर वो तुरंत खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, युनशु सही कह रहा है, चलो अभी चलते हैं उस रियल एस्टेट कंपनी में और मु युनचेंग को वापस लेकर आते हैं। जब पूरा फैमिली उसकी बात मान लेता है तब मु युनशु के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि पहले भी मैं हमेशा उसकी बात मान जाता था और अब तो मुझे कुछ याद भी नहीं है। लेकिन इस वक्त उसे सबसे ज्यादा यही जानना था कि क्या मुझे सच में एमनेशिया हुआ है। दूसरी तरफ मेरे जॉब का पहला दिन सरप्राइजिंगली बहुत बिजी था। ये जिंगहुआयुआन प्रोजेक्ट बीजिंग के बाहर वाले एरिया में था। जियांगमो ने इसमें बहुत पैसे लगाए थे, लेकिन अब तक बस 3 घर बिके थे। लेकिन आज सुबह सेल्स ऑफिस के बाहर इतनी भीड़ थी कि सब हैरान रह गए। डोर खुलते ही लोग अंदर आने लगते हैं, जिस पर वहां के एम्प्लॉयज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सबको लग रहा था कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यान फैमिली के हस्बैंड यहाँ जॉब कर रहे हैं और प्रोजेक्ट हॉट सर्च पर आ गया है। मुझे भी पता था कि जियांग फैमिली की रियल एस्टेट कंपनी हॉट सर्च पर आ गई है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि सिर्फ एक हॉट सर्च की वजह से इतने लोग सच में घर खरीदने आ जाएंगे। पहले मुझे लगा कि वो सब सिर्फ तमाशा देखने आए हैं, लेकिन फिर 3 लोगों ने सीधे एडवांस जमा कर दिया। और सबसे बड़ी बात, वो तीनों ऐसे फदर्स थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। यह देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता और उन्हें समझाने लगता हूँ। मैं कहता हूँ, यह बीजिंग के बाहर का एरिया है और हाउस अभी रेडी भी नहीं हुआ है। आपको अपने बच्चों के स्कूल के बारे में पहले से सोच लेना चाहिए। मैं पैसे कमाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पैसे नहीं कमाना चाहता था जो पहली नजर में ही बहुत सिंपल लग रहे थे। इसलिए मैं उन्हें समझाता हूँ कि सिर्फ हॉट सर्च देखकर जल्दी फैसला मत कीजिए। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी जो करीब 30 साल का था एक्साइटेड होकर कहता है, हमने तो अपने बच्चों के लिए ही पैसे उधार लेकर डिपॉजिट दिया है। फिर वो आदमी, जिसे सब ब्रदर झांग बुला रहे थे, मुझे समझाता है, मेरा एक क्लासमेट यान ग्रुप में असिस्टेंट है। उसने बताया कि यान ग्रुप जिनहुआयुआन के पास एक पब्लिक प्राइमरी स्कूल बनाने वाला है। फिर वो कहता है 2 साल के अंदर स्कूल बन जाएगा, उसके बाद ये पूरा एरिया स्कूल डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। यह सुनकर मैं एक गहरी सांस लेता हूँ, फिर खुद को काम करके कहता हूँ, सॉरी, मुझे पहले एक कॉल करनी होगी। इसके बाद मैं पैंटी में चला जाता हूँ और यान रोशु को कॉल करने की सोचता हूँ, लेकिन तभी मुझे याद आता है कि उसका नंबर अभी भी मेरे ब्लैकलिस्ट में है, जिस पर मैं पहले उसे ब्लैकलिस्ट से बाहर निकालता हूँ और फिर उसे कॉल करता हूँ। उसी टाइम यान रोशु मीटिंग में बैठी होती है। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम बिल्कुल शांत होता है, लेकिन तभी उसका फोन अचानक बज उठता है, जिस पर वो एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि यह उसका पर्सनल फोन था जो हमेशा ऑन रहता था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट सेव था और वो कॉन्टैक्ट मेरा था। इसके बाद वो तुरंत मीटिंग छोड़कर ऑफिस में चली जाती है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं। फिर वो जल्दी से कॉल उठाती है, युनचेंग। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही होती है, जिस पर मैं सीधा पूछता हूँ, यान रोशु, सेल्स ऑफिस में जो कुछ हो रहा है क्या वो तुम्हारी तरफ से कंपेंसेशन है? मुझे पिछली रात का झगड़ा याद आता है। मैंने उससे कहा था कि उसकी और मुट्टे यूनशु की वजह से हॉट सर्च बना और उसी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ। यह सुनकर यान रियुक्स्यू कुछ सेकंड्स तक चुप रहती है। उसे समझ नहीं आता कि मैं गुस्सा हूँ या कुछ और, लेकिन वो जवाब देने से डरती भी है। काफी देर की चुप्पी के बाद वो धीरे से कहती है, नहीं, ये कॉम्पेंसेशन नहीं है। फिर वो और भी धीमी आवाज में कहती है, ये प्यार है, क्योंकि उसे पता था कि उसने मुझे हर्ट किया है, मुझे दुख दिया है, लेकिन उसके हिसाब से उसने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी। लेकिन मेरी नजर में वो सब सिर्फ गिल्ट की वजह से किया गया कंपेंसेशन था।